अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं एक कंप्लीट नावल स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आपको ये वाला नावल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वाला नावल कैसा लगा। तो चलिए आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। या अल्लाह, कहाँ छुप हूँ, अगर वो यहाँ भी पहुँच गए तो। और उससे आगे वो सोच नहीं सकी, वो तो कुत्तों की तरह उसकी बू सूंघते फिर रहे थे। अगर हाला उनके हाथ लग जाती तो उन्होंने वाकई ही उसे चील कौवे के आगे डाल देना था। हाल रोड का बहुत ही मसरूफ सा इलाका था। हाला ने पास खड़ी सफ़ेद आल्टो को हसरत से देखा कि अगले ही लम्हे वो चौंक गई थी। उसे उसके लॉक्स खुले हुए नजर आए। यहाँ किस्मत ऐसे भी मेहरबान होती थी, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसने इधर उधर देखा, जल्दी से दरवाजा खोला और पिछली सीटों के बीच खुद को छुपाकर अपना काला दुपट्टा ऐसे ओढ़ा कि कार के कारपेट्स का ही गुमान होता था। ए अल्लाह, मैं आपका नाम लेकर सब छोड़ आई हूँ। आपने इस कार का लॉक खुला रखा कि मेरा इस बात पर ईमान पुख्ता कर दिया कि बेशक आपसे बढ़कर कोई आपके बंदे की हिफाजत नहीं कर सकता। तो अल्लाह, मुझे महफूज हाथों में पहुंचा देना। हाला ने आंखें बंद करके बड़ी शिद्दत से अल्लाह से को मुखातब किया था। जामिन, कुछ खुदा का खौफ कर यार, किसी दिन तेरी इस बुलकर नेचर की वजह से तुझे अपनी गाड़ी से हाथ धोने पड़ जाएंगे बेटा। असफंद ने सफेद ऑटो की फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते जामिन को लताड़ा। पता नहीं यार, मुझे कैसे भूल गया। जामिन ने हैरत से याद करने की कोशिश की, वो कार का लॉक लगाना क्यों भूल गया था। जामन और असफंद हाल रोड पर अपना लैपटॉप ठीक करवाने थे। आधे घंटे का काम था। जैसे ही वो वापस आया तो गाड़ी का लॉक खुला देखकर असफंद का मीटर घूम गया। दिल करता है पूरा बादामों का गोदाम तेरे नाम कर दूं। तुझे सीक्रेट सर्विसेज ने कैसे आहर रख लिया है, मैं आज तक इस बात पर हैरान हूँ। अल्लाह ही पूछे तुझे। असवंत के ताने पर वे कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा था। अपनी जान लेबा मुस्कुराहट से मुस्कुराते हुए उसने एक आईब्रो उठाकर उसको देखा था और बे एहतियात क्या का बुलंद किया, हा हा हा, ये बीवी वाले ताने देने से जरा टेस्ट किया कर। जामिया ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोते हुए गंभीर आवाज में कहा। 6 फुट से निकलता कद, मजबूत चौड़े शाने, घने से बाल, गहरी पुरसोच आंखें, खरीनाक और गंदी चमकता रंगत, जिसको प्योर एशियन ब्यूटी कहा जाता है। क्लीन शेप जहां से गुजरता लड़कियों के दिल धड़का जाता था। बकौल असवंत के, हम इतनी तोप चीज है नहीं जितने सीक्रेट सर्विस ने हमें बना दिया। जामिन और असवंत चाइल्डहुड बड़ी से शुरू से ही आर्मी ज्वाइन करने की ख्वाहिश थी दोनों के, जो वक्त के साथ बदली और दोनों ने आर्मी को ज्वाइन करने के साथ ही सीक्रेट सर्विस को भी ज्वाइन किया, जिससे बहुत ही कम लोग वाकफ थे। वैसे तो दोनों की फैमिली इस्लामाबाद में रहती थी, लेकिन उनकी पोस्टिंग कुछ जगह होती थी। आजकल लाहौर में बढ़ती हुई दहशत गर्दी के बाद ये दोनों जौहर टाउन में रेंट पर फ्लैट लेकर रह रहे थे। हालात दम सादे पिछली सीटों के दरमियान लेटी दोनों की बातें सुन रही थी। सीक्रेट सर्विस के नाम पर चौंकी और सोचा कि अल्लाह ने सही हाथों में पहुंचा दिया, ये यकीनन मेरी मदद करेंगे। जैसे ही गाड़ी फ्लैट्स की बिल्डिंग के कंपाउंड में एंटर हुई, हाला आहिस्ता से उठने लगी, मगर फिर भी पिछली वाली सीटों में इर्तिशाम महसूस करके वो दोनों चौंके और हाथ पैंट्स में मौजूद मोजर पड़ गई। जैसे ही हाला का सर उभरा तब तक सामन गाड़ी पार कर चुका था। उसके उठते ही दोनों ने बर्क रफ्तार से पीछे मुड़ते हुए हैंडसअप का और हाला अपने इतने करीब 2 ग्रांट्स देकर भी एहतियात चीखने लगे। एक के बाद जब दूसरी चीख भी मारी तो जामिन ने जल्दी से आगे बढ़कर एक हाथ उसके मुंह पर जमाया, मगर मोजर वाला हाथ बस्तूज वहीं था। अपने इतने करीब मोजर देखकर हालांकि आंखें दहशत से फटने के करीब थे। अगर एक आवाज भी और निकली तो यहीं पर भून कर रख दूंगा, इंतहाई सख्त लहजे में कहते सामने ने उसको धमकी दी। सुबह से वो जिस ज़हनी और जिस्मानी मुशक्कत से बर्दाश्त करती, अब उसे दहशत अंगेज मर्दों को देखने की उसमें हिम्मत जवाब दे गए थे। वहीं पर ढल गई थी। व्हाट द हेल, उठो, ड्रामे मत करो, अदरवाइज तुम मुझे जानती नहीं। जामे ने गुस्से से जड़ तोड़ते हुए कहा। असलन भी पीछे होते हुए उसकी डलकी कलाई पकड़कर जूं ही नब्बस जाएगी तो वाकई में बहुत मदम चल रहे थे। छोड़ दे मेरे भाई, वो वाकई बेहोश हो गई है। असवन ने उसके बेहोश होने की तस्दीक करते हुए कहा। दोनों सीधे होकर अपनी सीट्स पर बैठे। अब इस बला का क्या करें, जामे ने किस कदर झंझलाहट से कहा। बला तो वाकई ही है। असवन ने शरारत से हाला को देखते हुए कहा। मैंने 1000 मरतबा कहा है कि जब मेरे साथ हो तो अपनी लड़कियों से मतलब चीप सोच अपने पास रखा कर। जामिन ने गुस्से से उसे डांटते हुए झाड़ पलाई थी। इतनी टेंस सिचुएशन में उसे असमत की ये बात एक आंख नहीं भाई। अब क्या करें उसका, अगर कोई कंपाउंड में आ गया तो क्या होगा। जामिन ने परेशानी से सोचते हुए कहा। फौज और इंटेलिजेंस में होते हुए बेशुमार टेंस सिचुएशन से वो दोनों गुजरे थे, मगर यहाँ बात एक लड़की की थी जिसके साथ उनकी मौजूदगी हर तरह से मशकूक हो सकते थे। उसका एक ही हाल है, उसको उठाकर पिछले खुफिया रास्ते से अपने फ्लैट में चलें, क्योंकि फ्रंट से उसको लेकर जाना हमारी पोजीशन को आकबड़ कर देगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? सर को अगर पता चल गया ना तो बेटा इस जमीन और आसमान में हम कहीं नजर नहीं आएंगे।
तुम बैठकर सर की परमिशन का वेट कर, मैं जा रहा हूँ। जामिन की बात पर असमत गुस्से से गाड़ी से निकलने लगा था। क्या हो गया है यार? अच्छा चल, मैं उसे उठाता हूँ, तू पहले निकल, चेक कर पिछला रास्ता क्लियर है तो मैं उसे उठाकर आता हूँ। मुझे मिस बैल दे तो मैं समझ जाऊंगा कि सब सेट है। जामिन ने बिलाहर उसके आइडिया को कबूलियत बख्शते हुए कहा था। असमत लैपटॉप हाथ में लिए गाड़ी से निकलकर पिछली सीटों की तरफ बढ़ा, जो कि इमरजेंसी के लिए लोगों के लिए अपने बचाव का एक रास्ता था। थोड़ी देर बाद ही असमत की मिस कॉल आई, जिसका मतलब था कि उनके फ्लैट तक का रास्ता क्लियर है। जामिन ने फुर्ती से हाला को कांधे पर डाला, गाड़ी लॉक की और पिछले रास्ते की जानब धब्बे कदमों से बढ़ने लगा। फ्लैट में दाखिल होकर उसने एक कमरे में हाला को बेड पर लटाया। यह 2 कमरों का फुल फर्निश्ड और लग्जरी फ्लैट था। एंटर होते ही एक छोटा सा कॉरिडोर, जिसके एंड पर दाएं तरफ 2 बेडरूम, सामने बड़ा सा लॉन्च, जिसके साथ ही अमेरिकन स्टाइल ओपन किचन और उसके साथ ही स्टोर और लॉन्ड्री थे। लॉन्च में बड़ी सी ग्लास वाल थी, जिसमें से एक दरवाजा छोटे से टेरेस पर खुलता था, जहाँ पर चीजें रखकर साथ में मुख्तलिफ प्लांट से एक खूबसूरत सा सेटिंग एरिया बनाया गया था, जहां अक्सर रात या शाम में असमत और जामिन चाय पीते थे। समय को कॉल करके अब भी और इसी वक्त आने का कहो। जामिन हाला को बैग पर लटाकर बाहर आते हुए असमत से बोला। समिया ना सिर्फ असमत की मंगेतर थी, बल्कि उन्हीं के साथ इंटेलिजेंस में IT डिपार्टमेंट से मुंसलिक थे। उसको बुलाने का मकसद? वैसे भी शाम हो गई है, रात तो नहीं हुई। उसकी चेकिंग में या तो तुम कर सकते हो या फिर समिया करेगी, और उसको अपना सिस्टम लाने का कहना, क्योंकि इस लड़की के होश में आते ही उसका सारा डाटा समिया चेक करेगी। पता नहीं कौन है और किस मकसद के तहत हमारी कार में थे। ओके। जामिन की बात समझते हुए असमत ने कॉल करके समिया को अपने यहाँ आने का कहा। हेलो गाइस। 15 मिनट के बाद उनके फ्लैट की बेल हुई। असमा देखने गया था, उसके साथ ही समिया लॉन्च में एंटर हुई। क्या हुआ है? इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया? ब्लैक जींस पर हस्बे साबक ग्रीन और ब्लू चुनरी का कुर्ता पहने हुए, ब्लू स्टाइल गले में डाले ऊंची सी पोनी टेल और नजर के ग्लासेस लगाए, पाँव में जॉगर्स पहने, वो अपने टाम्प वाइस हुलिये में भी बहुत ही क्यूट लगते थे। तीखे, नकोश, न डर और कॉन्फिडेंट। जामिन ने सारे वाक्य सुनाकर लड़की को चेक करने का कहा, क्योंकि बहुत लड़कियों से 2 मील दूर ही रहता था। सारी बात समिया ने खामोशी से सुनी। ये बताओ कि उसे गाड़ी से यहाँ तक उठाकर तुम ही लाए थे या असमान? असमान उसामे के मुकाबले सोफे पर बैठी वह मशकूक नजर से उसे देख रहे थे। तुम दोनों का कोई हाल नहीं है। अब क्या लिख कर दूं कि मैंने ही उसे उठाया था? तुम्हें यहाँ पर तफसील के लिए नहीं बुलाया, जो काम कहा है वो करो। जामिन ने उसे जार पिलाते हुए कहा। इन सबको पता था कि वो काम के वक्त किसी किस्म की इधर उधर की बातें बर्दाश्त नहीं करता। समिया उसका हराम मूड देखकर जल्दी से उठी और उस कमरे में गई जहां पर हाला मौजूद थे। एक अजीब सी कशिश थी उसमें, जो लोगों को अपनी जानब खींचती थी। समिया भी इस बात की मुतारिफ हुई। उसको चेक करने के साथ साथ वह उसे होश में लाने की कोशिश करती। आहर 5-10 मिनट के बाद उसे होश आ गया। समिया को उसके पास से कोई काबिल कदर चीज नहीं मिली। आंखें खोलते ही जो चेहरा हाला को नजर आया वो उसके लिए बिल्कुल अनजान था। कौन हो तुम? हाला एकदम घबरा कर उठी। समिया एकदम पीछे। हाला ने घबरा कर चारों जन्म देखा। डियर, ये तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि तुम कौन हो। समिया ने दीवार के पास पड़ी राइटिंग टेबल के कुर्सी पकड़ कर बेड के करीब रखते हुए कहा था। मैं कहाँ हूँ? उसे समिया का सवाल नजरअंदाज करते हुए एक और सवाल किया। देखो लड़की, अभी तक तो तुम जमीन पर ही हो, लेकिन वो जो बाहर एक भोंगी मैन बैठा हुआ है ना, वो तुम्हें आलम बाला में पहुंचाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। कौन? हालांकि आंखें दहशत से फैल गई थी। पहला ख्याल यही आया कि वो इन लोगों के हत्थे चढ़ गई है। उसे भूल गया था कि उसने किसी गाड़ी में पनाह ली थी। मैडम, वही जिसकी गाड़ी में तुमने पनाह ली थी। समय के कहने पर उसके दिमाग में बेहोश होने से पहले के सारे मर्डर स्पार्क हुए। ओह, मैं कैसे भूल गई कि अल्लाह ने मुझे बचाने के लिए एक राह निकाली थी। खुद से मुहातब होते उसने सोचा। शुक्र। बेएहतियात मुस्कुराते हुए उसने दिल पर हाथ रखकर बुलंद आवाज में कहा था। क्या मतलब? समिया, जो उसकी मुस्कुराहट से अभी तक सही से मुतासर भी नहीं हो पाती, किस कदर ताजुब से बोले। इस शुक्र का मतलब? अभी उसका जुमला भी पूरा नहीं हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। समिया ने उठकर दरवाजा खोला। क्या है? वह पहले ही उन्हें मशकूक समझ रही थी और अब हालांकि शुक्र करने वाली बात सुनकर और भी कंफ्यूज हो गए थे। जामिन पूछ रहा है कि कुछ बताया उस लड़की ने? मेरी तो बचपन की रिश्तेदारी है ना, जो मिलते ही मेरे गले लगकर सब बता देंगे।
समिया ने अपना गुस्सा असमन पर निकाला। मेरा क्या कसूर है यार? अच्छा, उसको लेकर बाहर आओ, उसने मुड़ते हुए कहा। चलो, तुम्हारी पेशी आ गई है। समिया ने उसे उठने और अपने पीछे आने का कहा। हाला को अब तसल्ली हो गई थी कि वो महफूज हाथों में है और समय के पीछे चलते वो बस इल्फाज तरतीब दे रही थी जो यकीनन उसे उस शख्स के सामने कहने थे जिसके जारहाना तेवरों से वो बेहोश हुए थे। लॉन्च में आकर समिया उसके सामने सटी और फिर जामन और हाला आमने सामने थे। जामन खड़ा होकर उसके सामने आया और जांचती हुई नजर से उसको देखा। हाला को अपना एतमाद बरकरार रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो? कहाँ से आई हो? और हमारी ही गाड़ी में क्यों बैठी है? अलीफ से ये तक शुरू हो जाओ, और अगर एक लफ्ज भी गलत हुआ तो मैं ये नहीं देखना कि मुजरम मर्द है या औरत, एक जैसा सलूक करता हूँ। जामन के हुश और बेलचक लहजे ने उसके हवास सद कर लिए थे। समिया, सब नोट करो और इसी वक्त उसका सारा बायोडाटा निकालो। असमंत उसे बता चुका था कि लड़की के पास से कुछ नहीं निकला। मेरा नाम हाला सरफराज है। पेरेंट्स का बचपन में इंतकाल हो गया था। SHO विलेज में कौन मुझे छोड़कर गया मैं नहीं जानती, उन्होंने मुझे पढ़ाया। SHO विलेज में मुझे कौन छोड़कर गया मैं नहीं जानती, उन्होंने मुझे पढ़ाया। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैथ्स कॉम में मास्टर करके एक अखबार में रिपोर्टर हूँ। इकबाल टाउन में किराए के फ्लैट में रहती हूँ। पिछले दिनों रहमान शाह के बारे में कुछ चीज़ें मेरे हाथ लगी और वह मैंने शाया कर दी। उससे मेरा सच हजम नहीं हुआ। उसने मुझे कहा कि मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे माफ़ी मांग कर कहूँ कि मैंने उसके बारे में गलत खबर दी और उस मर्डर गर्ल के कत्ल के केस में मुलविस नहीं। जब मैं नहीं मानी तो पहले उसने मुझे जॉब से निकाला और फिर मेरे फ्लैट पर भी धमकाने आया, और फिर हद ये कि मेरे पीछे उस दिन घुंटे परिवार का मुझे किडनैप करने की कोशिश की। अल्लाह ने मेरी जान बचानी थी जो आपकी कार अनलॉक देखी और फिर मैं यहाँ पर हूँ। उसके चुप होती वो तीनों जैसे होश में आए। वो क्या समझे थे और असल में वो लड़की क्या निकली। रहमान शाह और एक मशहूर मॉडल गर्ल का वाकया गुजरे इतने दिन नहीं हुए थे। उनको भी इतला मिली थी कि रहमान शाह ने इस मॉडल गर्ल को कत्ल करवाया था जिसकी लाश उसके अपने फ्लैट से मिली थी, मगर उन्हें सबूत नहीं मिले थे। समिया, सर्च ईच एंड एवरीथिंग। जामिन ने हाला को बैठने का इशारा करते समिया से कहा और खुद काफी बनाने चला गया। आधे घंटे में समिया ने उसका सारा डाटा चेक करके जामिन को चेक करवाया, मगर जिस एक हकीकत ने चुकाया था वो उसके फादर की ISI की असिस्टेंट डायरेक्टर की डेलीगेशन थी। तुम्हारे फादर ISI में थे? जामिन ने सोफे पर बैठे गोद में पड़े हुए लैपटॉप से नजर हटाकर कहा। जी। मुख्तसर जवाब देकर हाला खामोश हो गए। अब तुम क्या चाहती हो? कहाँ जाना है? असमत ने उसे सवाल किया। आई नो यह मुश्किल होगा, मगर मुझे ये अंदाजा हो गया है कि आप लोग सीक्रेट सर्विस में हैं और आपकी जॉब का मकसद ही बेकसूर का बचाना है। मैं ना सिर्फ बेकसूर हूँ बल्कि अकेली भी हूँ। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं कुछ अर्सा रोपरोश रहना चाहती हूँ और आपके पास भी मैं सबसे ज्यादा महफूज रहूंगी। उसकी फरमाइश ने इन सब को गुस्से में डाला। बीबी, यहाँ मैं और असमत दो ही लड़के रहते हैं। ये तो अभी चली जाएगी, आगे तुम खुद बेहतर सोच सकती हो। जामन की बात पर एक मुस्कुराहट हालांकि होंठों तक आए। जो लोग अपने कौम की माओ बेटियों की इज्जत की खातिर अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, उनकी शराफत पर तो मैं कोई क्वेश्चन मार्क लगा नहीं सकती। उसकी बात पर इन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि उस लड़की की सच्चाई ने उन्हें काहिल तो कर ही लिया था। कितनी देर तक? सामिन ने पूछा। जब तक अल्लाह मेरा ठिकाना कहीं और नहीं कर देता। ये सब इतना आसान नहीं है। हम यहाँ इस बिल्डिंग में अकेले नहीं रहते। लोगों को पता चल गया तो अभी तो सिर्फ तुम बेघर हो, फिर हम सब हो जाएंगे। जामिन ने झंझलाते हुए कहा। वो तो किसी लड़की को वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। समिया तो असवंत की तरह उसके बचपन की दोस्त और बहन बने हुए थे। जामिन, आज की तो रात गुजारो, सुबह सर से मशवरा करेंगे। आई एम श्योर वो बेहतर सोल्यूशन बताएंगे। समिया के कहने पर वो दोनों मुतफिक हुए। ठीक है। जामिन के मां जाने पर तीनों ने सुख का सांस लिया। समिया कुछ देर बाद ही अपने घर की तरफ निकली। हाला से इतनी देर में अच्छी खासी गपशप हो गए थे। जामिन और असमत ने उसे उसी कमरे में ठहरने का कहा था जहां पर उसे बेहोश हालत में लाकर लिटाया था। दोनों बेडरूम के साथ ही अटैच बाथरूम था, इसलिए उन्हें कोई इशू नहीं था। रात में आने वाले हालात का सोचते कब उसकी आंख लगी वो नहीं जानते थे। अगले दिन सुबह उसकी फजर के टाइम पर आंख खुली। वुज़ू आकर जाए नमाज ढूंढी जो कि पास ही राइटिंग टेबल के नीचे वाले खाने में उसे पड़ी नजर आई। नमाज पढ़कर वो कश्मकश में थी कि यहीं पर बैठे या बाहर जाए। रात से खट्टर पटर की आवाज आई तो दिल में हिम्मत मुजतमा करती दरवाजा खोलकर बाहर आई। जामन
ट्रैक सूट पहने जूसर में से जूस बना रहा था। दोबारा की हवा पर मुड़कर देखा और फिर बेतासर चेहरे के साथ ही दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। खरूस नहीं का। हालांकि उसे इतनी बेमर्ती की उम्मीद नहीं थी और अब उसने सोच लिया था कि उसे कोई उम्मीद नहीं रखनी। वो सोफे पर खामोशी से आकर बैठ गई। सामने ग्लास में जूस लिए अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अब इतना भी बेमरवत नहीं, उसने खुद को तसल्ली दी। मगर जैसे ही उसे अपने मुकाबले सोफे पर बैठकर घटाघट जूस चढ़ाते देखा, अपनी खुशफहमी पर लानत भेजी। यहाँ जितने भी देर रहना है, अपनी खिदमत आपको खुद करनी पड़ेगी। ट्रे में खाना सजाकर कोई आपको पेश नहीं करेगा और ना ही आप हमारे मेहमान हैं। किचन सामने है, खुद उठें और खुद बनाएं। गिलास खाली रखकर उठते हुए वो अच्छी हाथी उसको खुशफहमी की दुनिया से बाहर निकाल आया था। गिलास किचन काउंटर पर रखकर गालबन वो जागी के लिए चला गया था। मरता क्या ना करते, वह उठी और अपने लिए नाश्ता बनाया। ये क्या उनका एहसान काम था कि उन्होंने उसे यहाँ पर रहने दिया था। दिमाग से मनफी सोचों को झटकते वो नाश्ता बनाने लगी। फिर कुछ सोचते इन दोनों के लिए भी आमलेट बना दिया। फ्रोजन पराठे पड़े हुए थे, उसका मतलब है सुबह पराठे खाती हैं। सोते हुए उसने पराठे भी गर्म किए। अभी वही सब करके जूस किस बर्तन धोकर फारूक हुई थी कि दोनों वापस आ गए। असमन सामर से पहले जांगी के लिए चला गया था। हाला ने अंदाजा लगाया। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है भाई, किसी और के फ्लैट में तो नहीं आ गए। आमलेट और पराठों की खुशबू पूरे फ्लैट में फैले हुए थे। मसरापन छोड़ो, नाश्ता करो और जल्दी निकलो। शायद की दोबारा कॉल नहीं आनी चाहिए। उन्हें जॉगिंग के दौरान अपने बॉस की कॉल आ गई थी। किसी केस की अर्जेंट मीटिंग थी। अस्सलाम वालेकुम। हालांकि असमन की खुश मिजाजी से थोड़ी सी तकवीत मिली तो उसने किचन की जानब आते उसे झट से सलाम किया। वालेकुम सलाम। अरे जीती रहो सिस्टर, सुबह सुबह हमारे लिए इतनी मेहनत करने का शुक्रिया। आओ टेबल पर रखते हैं। जामिन चेंज करके अंदर चला गया था और असमन खुश इलाके से कहते उसके साथ मिलकर चीजें टेबल पर ले आया था और उसे खाने का इशारा किया। आज जा यार, असमन ने उसे आते हुए देखकर कहा था। नो थैंक्स, अब तुम भी जल्दी करो। जामिन बेमरती से कहता किचन की जानब चला गया था और सेब निकालकर खाने लगा। हालांकि जामिन खुद पराठे लाता था और शौक से भी खाता था। असमन ने उसकी इस हरकत पर यकदम हाला को देखा, जिसका चेहरा हफ्फा से शुरू हो गया था। वो बच्ची तो नहीं थी कि जामिन के इस इंसल्टिंग एटीट्यूड को ना समझती। ओके सिस्टर, टाइम शॉर्ट है सो आई हैव टू गो। इतने मजेदार नाश्ते के लिए थैंक यू। असमन ने जामिन की रवैये की तहली को कम करने की कोशिश की। प्लीज भाई, हाला ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जामिन ने बड़े गौर से भाई बहन की मोहब्बत का यह नज़ारा देखा। सिस्टर, हम बाहर से लॉ करके जा रहे हैं क्योंकि आपकी यहाँ पर मौजूदगी को हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। अभी दोपहर में समिया आपके पास आ जाएगी। उसके पास यहाँ की डुप्लीकेट चाबी होती है। लैंडलाइन है, लेकिन आपने अटेंड नहीं करना। कोई इशू हुआ तो मुझे या जामिर को कॉल कर देना, ये हमारे नंबर्स हैं। निकलने से पहले असमत उसके करीब आया, सोफे पर बैठी हुई थी। उसे आता देखकर असमत उसके करीब आया। उसे आता देखकर उठ खड़ी हुई थी और असमत ने जरूरी हदायत देते हुए एक पेपर दिया जिस पर इन दोनों के नंबर्स लिखे हुए थे। जामिन पास खड़ा उन्हें देख रहा था। हाला ने सर हिलाते हुए सब हदायतें सुने। कभी कभी ये जरूरी नहीं होता कि हम लफ्जों से अपनी नापसंदीदगी का इजहार करें। हमारे रवैये हमें बहुत कुछ समझा देते हैं। गाड़ी चलते ही असमन ने कहा, इस लेक्चर का मकसद? जामिन ने हैरत से असमन को देखते हुए कहा, इतने बच्चे हो कि समझ ना आए। वो लड़की अगर किसी मजबूरी में हमारे पास मदद की उम्मीद लेकर आई है और तुम्हें उसे मजबूरन रखना भी पड़ गया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि अपने हर अमल से जताया जाए। पराठे आई थिंक तुम ही बहुत शौक से लाते और खाते भी हो। अगर तुम सिर्फ बैठकर खा ही लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ जाता तुम्हारी शान में। अगर आज कोई मजबूर है और हम किसी की मदद करने के काबिल, तो हमारी इस खुशकिस्मती में ना हमारा कोई कमाल है और ना उसकी बदकिस्मती में ना उसका कसूर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बलाता को सोचो कि वो एक इंसान भी है। अल्लाह ने उसे हमारे पास इसलिए भेजा कि वो चाहता है कि हम उसकी मदद करें। मेरा ख्याल है उसे ज्यादा समझाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसके सामने बिछ जाओ, रेज हो जाओ, रूड नहीं। असमत शायद साल में एक मरतबा इतना संजीदा होता था। जब वो संजीदा होता था तो फिर जामन को किसी हाथर में नहीं लाता था। अभी जामन को यही बेहतर लगा कि खामोशी में ही आफियत समझी है और यकीनन उसकी बात भी ठीक थी। सामने की सबसे बड़ी खूबी ही यही थी कि वो अपनी गलती को जल्द मान लेता था और अमलन उसे ठीक करने की कोशिश करता था। 1 बजे के करीब फ्लैट का दरवाजा खुला। हालांकि किचन में खड़ी कुछ पकाने का भी सोच रही थी कि समी आ गई। हेलो क्यूट लेडी। समय के दोस्ताना रवैया ने उसे बहुत ही ढारस दी थी। नहीं तो सुबह वाले सामने के रवैये पर बहुत ही दिल बर्दाश्त हुई थी और अपना ठिकाना कहीं और करने का शिद्दत से सोच रही थी। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ क्या कर रही थी? समिया उसे मिलकर इधर उधर देखते हुए बोले, कुछ पका लूं क्या मैं? उसने झिझकते हुए पूछा। अरे क्यों नहीं, चलो मिलकर कुछ पकाते हैं। वो साहिल लाती हुए उसके साथ गए थे। उन्होंने चिकन निकाला, नूडल्स चावल सब मौजूद थे। हाला ने सिंगापुरियन राइस का आइडिया दिया तो वो दोनों ने झटपट बना लिया।
समिया, क्या तुम मेरे लिए कोई जगह अरेंज कर सकती हो? आई नो मैंने तुम सबको बहुत ही परेशान किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा यहाँ पर रहना भी ठीक नहीं है, उसने हिचकिचाते हुए समिया को कहा जब वो दोनों खाना खाने के बाद लाउंज में बैठी चाय पी रही थी। क्यों, क्या हुआ? रात तक तो मैं सब सेट करके गई थी, क्या असमत ने कुछ कहा है? समिया उसकी शरारती तबीयत से वाकिफ थी, सो जट से पूछा। अरे नहीं, असमत भाई तो बहुत ही अच्छे है, वो जल्दी से क्लियर करने के लिए बोली। तो फिर जामिन? आपके बाद हाला ने खामोशी से बस सर झुका दिया। अरे यार, उसकी बात को सीरियस मत लो, इनफैक्ट वो लड़कियों से एलर्जिक है, मेरे साथ भी सिर्फ इसलिए फ्रैंक है क्योंकि मैं भी लड़कियों वाले गुड्स नहीं है। तुम उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो, और वैसे भी जैसे ही सर को पता चलेगा वो तुम्हारा खुद बंदोबस्त कर देंगे, डोंट वरी। समय के बाद पर वो कुछ मुतमीन होगी। मीटिंग खत्म होने के बाद ही अवैस आलम जो कि उनके पास थे, उन्होंने असमत और जामिन को रोक लिया। हाँ भाई, किसी लड़की को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है? उन्होंने एक हाथ से पेपर वेट घुमाते हुए पूछा। असमत से और नजरें जामिन पर थी। असमत और जामिन दोनों ने एक दूसरे की जन्म देखा और फिर असमत ने सारी डिटेल बताई। ओके, डाटा से मुतालिक इंफॉर्मेशन तुमने समिया से लेकर अपने पास सेव की है? जी सर, असमत तेजी से बोला। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, शूट इट टू मी। उनका ठंडा धीमा लहजा भी कभी कभार इन दोनों के हाथ पांव फुला देता था। असमा ने जल्दी से डाटा निकालकर उनके सामने रखा। उसके बाप के नाम ऑपोजिशन ने उन्हें अच्छा खासा चौंकाया था, मगर उन्होंने इन दोनों को यह महसूस नहीं होने दिया। ओके नाउ वेट यू वांट, ओके नाउ व्हाट यू वांट, उन्होंने बड़े राज सामने से पूछा था। वट एवर यू विल डिसाइड आई परसीव इट। आर यू श्योर? उन्हें जानती नजर से सामने को देखा था, जो उनके अजीज तीन दोस्त आसम मलिक की औलाद थे। उन्हें अपनी औलाद की तरह अजीज था, उनके हर हुक्म को मानने वाला। अब भी ऐसा ही हुआ था। ओके देन इट्स बेटर टू कीप हर विद यू फॉर सम टाइम। ओके सर। दोनों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और मुसाफा करके बाहर निकल आए। हेडक्वार्टर से निकलकर वो सीधा फ्लैट में आए। जासमिया उनकी मुंतजिर थी, मुंतजिर तो हाला भी थी। आहर उनका जो कोई भी बॉस था, इन दोनों ने आज उससे हाला के मतलब बात करनी थी। वो दुआ मांग रही थी कि किसी तरह उनका वो बॉस हाला का कहीं और बंदोबस्त करवा दे और इस खरूज से जामिन से उसकी जान छूटे। मगर किस्मत अभी उस पर इतनी मेहरबान भी नहीं हुई थी। उनके अंदर आते ही सलाम दुआ करने के बाद समिया ने पूछा, तो फिर बात हुई तुम लोगों की साइड से? कुछ खाना खाने की इजाजत है या फिर पहले तुम्हारी अदालत में हाजिरी दे? जामिन तो पहले ही तपा हुआ था। समिया की बेसब्री पर उस पर चढ़ दौड़ा। पीछे से असमान ने हाथ जोड़कर समिया को खामोश रहने का कहा। यार तू फ्रेश होकर आ, समिया कुछ पकाया है तो जल्दी से रखो। असमान ने फौरन दोनों को इधर उधर किया, नहीं तो जंग छिड़ जानी थी। जामिन फौरन बेडरूम की तरफ बढ़ा। तुम्हें क्या जरूरत थी बेडरूम के छत्ते में हाथ डालने की? उसको जाती असमान ने समिया को डांटा। वो तो शुक्र था कि हालात दूसरे कमरे में नमाज पढ़ रही थी, नहीं तो वो फिर से दिल बर्दाश्त हो जाती। तो आप बता भी चुको कि सानी हाला के मतलब में क्या कहा है। उन्होंने फिलहाल उसे यहीं पर रहने का कहा है, इसलिए उसका मूड ऑफ है। असमत ने तफसील बताते हुए जामन के हराम मूड की वजह बताया। चलो जी, हाला बेचारी का नसीब। वो जामन के एटीट्यूड से काफी टेंस थी। हाँ मैंने उसे समझाया था सुबह, होपफुली क्या वो इंसान बनकर रहेगा। दोनों खाना लॉन्च की सेंटर टेबल पर रखते बातें भी कर रहे थे। शुक्र के जामिन ने खामोशी से खाना खाया। कुछ देर बाद समिया चली गई। उसके जाते ही हाला भी अपने रूम में चले गए जहां वो रात में ठहरती। असवन चाय बनाकर ना करके उसके कमरे में देने आया। भाई आपने चाय क्यों बनाई, मुझे कह देते। हालांकि उसके हाथ से चाय लेते बहुत ही अजीब लगा। अरे कोई बात नहीं, हम शुरू से ही हॉस्टल्स में रहे हैं, सो हमें अपने काम करने की आदत है, लेकिन जब तक अब मैं यहाँ हूँ आप लोग ऐसे कोई काम नहीं करेंगे। ओके ओके, उसने इतने मान से कहा कि उसे मानते ही बने। और फिर कुछ दिनों में ही हाला ने उनके सारे काम अपने जिम्मे ले लिए। जामिन को वो बराह रास्त मुहातब नहीं करती थी, असवन के थ्रू उसकी चीजों का ख्याल रखती। जामिन को चूंकि उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, सो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो तो शुक्र ही करता था कि उसे मुहातब नहीं करते। यह कुछ ही दिनों बाद की बात थी। खाला फ्लैट में अकेली थी। सामन और असमान किसी काम के सिलसिले में सुबह के निकले हुए थे। अब भी इस बिल्डिंग में किसी को हालांकि उनके फ्लैट में मौजूदगी का नहीं पता था, क्योंकि वो जाने से पहले फ्लैट को लॉक कर जाते थे। समिया कोई शॉपिंग करके उसके कपड़े और जरूरत की चीजें दे गए थे। हाला लॉन्च में बैठी तस्वीर पा रही थी कि दरवाजे पर क्लिक की आवाज से वो यही समझी कि जामिर और असफंद आ गए हैं। वो किचन में उनके लिए जूस बनाने गई, क्योंकि वो आते ही जूस जरूर पीते थे। जैसे ही कदमों की आवाज आगे बढ़ी तो किसी के बोलने की आवाज भी आई, जैसे कोई फोन पर बात कर रहा हो। मगर
ये आवाज़ हाला के लिए अजनबी थे। उसके हाथ जूसर पर ढीले हो गए और आने वाला मोबाइल बंद करके अब लाउंज में अपना बैग साइड पर रखकर मुड़कर सोफे पर बैठने लगा। उसकी नज़र सीधी किचन में परेशान खड़ी हाला पर पड़ी। वो जो कोई भी थे उन्हें बुजुर्ग नहीं कहा जाता था। सामान जितना ही काट कानपट्टियों से बाल सफ़ेद थे, उनकी जितनी भी उम्र थी हाला को वो 14 के ही लगे। वो भी इस फ्लैट में एक लड़की को देखकर हाला से भी कहीं ज्यादा हैरान हुए। क्या उन्होंने काम वाली रख ली है? मगर फिर ख्याल आया कि काम वाली ना तो जीन्स पहनती है और ना ही इतनी साफ सुथरी और खूबसूरत होती है। वो वहां पर बैठने के बजाय किचन के पास आए और माथे पर तेवरी लाकर उसको देखा। कौन हो तुम और इन दो लड़कों के फ्लैट में क्या कर रही हो? बारोब शख्सियत के साथ ही उनकी आवाज भी उन्हीं की तरह बारोब थे। मैं अभी वो कहानी करने का सोच रही थी कि मेन डोर पर क्लिक की आवाज के साथ ही कोई अंदर आया और फिर दबे कदमों अंदर आते एकदम आसम मलक पर पिस्टल ताने हुए बोला, डैडी। एकदम पिस्टल वाला हाथ नीचे गिर गया। वापस आकर जामा ने जैसी फ्लैट के दरवाजे पर लगाया तो उससे लॉक खुला हुआ मिला। वो यही समझा कि उनके फ्लैट पर किसी ने दवा बोला। पहली मर्तबा उसे हाला का ख्याल है कहीं उसे कुछ न हो। वो गन पॉकेट से निकालकर दबे कदमों आया ताकि अंदर मौजूद शख्स को पकड़ सके, मगर ये वहमो गुमान में भी ना था कि उसके डैडी भी हो सकती हैं। वो खुद भी ISI के डायरेक्टर्स में से थे। सो किसी ना किसी केस किसी सिलसिले में लाहौर आ जाते थे। जब से जामिन और असमंद की पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी वो अब लाहौर आकर उन्हीं के पास ठहरे थे। लिहाजा फ्लैट की एक चाबी उनके पास भी होती थी। कौन है ये? जैसे वो उनसे मिलने के लिए आगे आए हुए उन्होंने हाथ के इशारे से वहीं पर रुकने का कहा। पहले जो पूछा है उसका जवाब दो। वो भी जामिन के ही बाप थे। डैडी आप पहले बैठ जाए, उसने खा जाने में नजर से हाला को एक नजर देकर आसम साहब से कहा। मेरे पीछे तुम लोगों ने यह क्या कुछ शुरू कर दिया? तभी डोर भी लॉक था। मैं अभी अवैध से बात करता हूँ। हो क्या रहा है आहर जहां? उन्हें गुस्से से कहते हुए जामिन को घूरा। वो कुछ और ही समझे थे। डैडी सर को पता है इस लड़की का और उनकी परमिशन से ही हमसे यहाँ पर रखा है। जामिन ने उन्हें ठंडा करने की कोशिश की जो फोन निकाल रहे थे। सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी सब बताओ उसके बारे में। हाला को अब समझ आई थी कि जामिन की नेचर ऐसी क्यों है। यकीनन उसके पेरेंट्स ने उसकी तरबियत बहुत ही टफ की थी। हाला किचन में ही थी। वो दोनों लॉन्च में बैठे होते। इधर आओ बेटा। जामिन की सारी बात सुनने के बाद उन्होंने हाला को अपने पास बुलाया। वो घबराई हुई उनके पास आई। उन्होंने उसे अपने बराबर सोफे पर बैठने का इशारा किया। जामिन सामने वाले सोफे पर दोनों घुटनों पर कोहनियां टकाए और हाथों को आपस में जोड़े, सर हल्का सा जोड़े बैठा हुआ था। हालांकि तो अक्सर किसी फिल्म का हीरो ही लगता था। बेटा आई एम सॉरी, जिस तरीके से आप इस घर में मौजूद थी मैं उससे परेशानी में गलत नतीजा हासिल कर गया। बहरहाल हम आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। रहमान शाह ऑलरेडी हमारी हिट लिस्ट पर है। इस केस के अलावा हमने और भी बहुत केसेस उसके ढूंढे हैं। खैर अब रिलैक्स होकर कुछ अर्सा यहाँ पर हो, फिर कुछ और बंदोबस्त करते हैं आपका। उन्होंने उसे तसल्ली देते आहर में जामिन को देखते हुए कहा, ये असवंत कहा है? उनके स्वापा उसने सर उठाकर नजर सीधी अपनी जान तकती हुई हाला पर पड़ी तो उसके माथे पर शिकने उभर आई। हाला ने फौरन सा नीचे झुका लिया। कुछ काम से गया है, अभी आ जाएगा, अब फ्रेश हो जाए तब तक। उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, आप कुछ लेंगे अंकल, जूस या चाय? हाला ने उनको उठते हुए देखा, पूछा वाई नॉट बेटा, चाय, उन्हें मुस्कुराते हुए कहा और हाला को थोड़ी सी तसल्ली हुई। अभी वो जॉगिंग से वापस आया ही था कि कंपाउंड से आते हुए होकर जो अखबार देखा गया था वो हाथ में लिए अपने फ्लैट के जन्म गया। आज जामिन अकेला ही जॉगिंग पर गया था। असमंद की तबीयत ठीक नहीं थी सो वो सो रहा था। हाले ने जो ही अंदर आते जामिन को देखा किचन में उसके लिए नाश्ता बनाने चलेगी। इन दोनों में अगर बहुत खुशगवार बातचीत का तबादला नहीं होता था तो सर्द मैरी भी नहीं थे। जामिन को अंदाजा हो गया था कि वो खुद भी उसे इग्नोर करती है और उसे ये बात बहुत ही अच्छी लगी थी। मैंने नाश्ता बना दिया, अगर आप कहती हैं तो टेबल पर लगा दूं। हाला ने उसे फ्रेश होकर आते देखा मगर वो अभी भी ट्राउजर और टी-शर्ट में था। ये पहली मर्तबा था कि वो उसे बर्रास मुहातब कर रहे थे। नहीं अभी बस चाय दे दें, असवंद उठेगा तो इकट्ठे कर लेंगे, उसने मसरूफ से अंदाज में अखबार पढ़ते बगैर उसकी तरफ देखते हुए कहा। अभी उसने दूसरा सफा खोला ही था कि पहली खबर पाई वो शॉक रह गया। बेयकीनी से उसने किचन में चाय बनाती हाला को देखा। ओए बड्डी आ गया तू जॉगिंग करके? असमन ने उसके कांधे पर हाथ मारकर कहा। सामने ने बेतासर चेहरे के साथ उसको देखा। असमन एकदम चौंका। क्या हुआ है? उसे सामने के चेहरे पर कुछ गैर मामूली तासरात देखे। उसने खामोशी से अखबार की इस खबर की तरफ इशारा किया। असमन उसके पास ही सोफे पर बैठकर खबर पढ़ने लगा और जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था उसके चेहरे के तासरात बदलते जा रहे थे, जबकि सामन की खोजती हुई और कुछ गुजली नजरें अब तक हाला पर जमी हुई थी। वो जो ही चाय लेकर आई तो जामन का अभी तक तख्ता पाकर कुछ हैरान और परेशान हुए।
क्या है ये? जामिन ने असमा से हबार लेकर हाला की तरफ बढ़ाया। उसने हैरान होकर हबार देखा जिसमें उसकी तस्वीर के साथ ही हैंडलाइन थे, मफरूर कातला। उसने फटी पड़ी आंखों से खबर को पढ़ना शुरू किया। हाला सरफराज जो कि किसी ग्रोह के साथ मुलविस है, जुमेरात की रात एक बेकसूर को मारेटोन के ब्लॉक एल में लूट कर और फिर कत्ल करके भागी। जिस किसी को नजर आए या उसके मतलब कुछ खबर हो, मंदरजा से रब्ते पर इतला दे। पुलिस को ये मफरूर कातला दरकार है। बराए मेहरबानी हमारे साथ तावन करे। अखबार उसके हाथ से छूट गया था। जामिन खड़ा होकर उसके मुकाबिल आया। जुमे का दिन था ना जब तुम मुसीबत बन के हमारे साथ यहाँ पर आए थे? नहीं, ये सब गलत है। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। वो रोते हुए बेएहतियात बोले। ये खबर जिसने भी छुपवाई है वो SHO है। नाम तो पढ़ चुकी होगी ना, जमान शाह। अब ये भी बोल दो कि वह SHO नहीं है। हम झूठ बोल रहे हैं तुम। अब उसने गुस्से से कहते हुए उसके बाजू पकड़ी थी कि उसके मोबाइल पर अवैस आलम की कॉल आने लगे। उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते कॉल अटेंड करते हालांकि बाजू को एक झटके से छोड़ा और एक गुस्सीली नजर उसके चेहरे पर डाले जो मुजरिम की तरह सर झुकाए रो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थोड़ी देर में समिया को बेच रहा हूँ, वो नकाब में आएगी और तुम और असमत हाला को लेकर मेरे कैंट वाले फ्लैट में नकाब में ही लेकर आओगे। समिया खिड़की के रास्ते से तुम्हारे फ्लैट से निकल आएगी। तुम्हारे डैडी भी मेरे पास पहुंच चुके हैं। तुम्हारा और हाला का मेरे फ्लैट पर निकाह होगा। फिर वो नकाब में तुम्हारे डैडी के साथ तुम्हारे फ्लैट में वापस आएगी। उनके आखिरी जुमले सुनकर उसका दिमाग भग उड़ा। हॉल्ड ऑन सर, ये क्या कहा है आपने? उसने बेचैनी से पूछा कि शायद वो जल्दी में कुछ गलत कह गया। ऊंचा सुनने लगे हो क्या? तुम्हें पता है कि मैं अपनी बात दोहराता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे मतलब होने वाले निकाह की खुशी में मैं बता देता हूँ कि तुम्हारा और हाला का निकाह हो रहा है कुछ देर बाद। एनी ऑब्जेक्शन? उन्हें ठंडे और सख्त लहजे में कहा। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऑब्जेक्शन। वो मोबाइल सुनते हुए अपने रूम में आ गया था। आई गिव अ डैम। मैंने कभी तुम्हारे बाप की नहीं सुनी तो तुम क्या चीज हो? वो मेरे डैड है, ये मैं हूँ। जामिन उनसे काफी फ्रैंक था, सो कभी भी तो उनके साथ दोस्तों की तरह बात करता था। सर, ये कोई टॉफी देने की बात नहीं है और ना मैं इतना बच्चा हूँ। आज का खबर आपने शायद पढ़ा नहीं है। मोहतरमा आदि मुजरम और कातला है। अब मैं इन खबर वालों की बातों पर अपने फैसले करूंगा और हम जानते हैं क्या खबर आने वाली है, इसलिए ये फैसला किया है। सर, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना कुछ जानने के बाद भी आप ये कुछ कह रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा तो मुझसे आर्ग्यू कर रहे हो। मगर सर, वो बेचारगी से बोला। जामन इनाफ। उनके दाव पर वह हका बाकर आ गया। तुम ये नहीं कर सकते तो ठीक है, असमत तो है ना? सर, उसने बेचकीनी से बात सुनी। जब तक समिया नहीं आती तुम अच्छी तरह सोच लो और फोन हाला को दो। उसने लब बीचे उसकी बात सुनी, फिर बाहर आकर खा जाने में नजर से हाला को देखकर फोन उसकी जानब बढ़ाया। उसने हैरान होते हुए फोन हाथ बढ़ाकर पकड़ा और दूसरी जानब की बात सुनते दूसरे कमरे में चले गई। क्या हुआ है यार? किसकी कॉल है? मैं तो चकरा गया हूँ। असवंत अभी तक बेचकीनी की कैफियत में था। बेटा, अभी तो यह कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार हो जाओ। एंड आई बेट कि अगर तुम्हारे 14 तबक रोशन न हुए तो मेरा नाम बदल देना। क्या मतलब? असमत ने ताजब से पूछा और फिर जो कुछ सामान ने बताया उसे उसके 14,000 तबक रोशन हो गए। हाउ इज बट पॉसिबल यार? असमत की परेशान नवाब पर वो सिर्फ तलब मुस्कुराहट ही दिखा सका। आपका मोबाइल। एक हाथ उसकी आंखों के आगे आया। उसने झपटने वाले अंदाज में उससे मोबाइल लिया और जूं ही गुस्सली नजर उसकी जानब की तो उसकी बीगी रोई रोई पलके देखकर उसका मीटर फिर से घूम गया। ये ड्रामे किस बात के कार्य हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि यही घटिया मिशन लेकर आई थी ना। और कितने चेहरे हैं तुम्हारे, आज वो सब भी दिखा दो। किस मजलूमियत का रोना रोया है तुमने कि मेरे फादर और बास तुमको बेवकूफ बना लिया। वो दांत पीसते उसके मुकाबले खड़ा उससे पूरी तरह से सच दिलवाने के मोड में था। मैं आपके मुंह भी नहीं लगना चाहती। वो किसी भी लड़ाई से बचने के लिए इतना के अंदर कमरे की तरफ मुड़ने लगी कि कलाई सामर के हाथ में आ गए। समझ क्या हुआ है तुमने खुद को? मैं ऐसे लहजे में बर्दाश्त करता। सामने उसके बाजू को झटका देते उसका रूह अपचारम किया था। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे खरूस से ताल्लुक जोड़ने का। और मैं क्या हूँ और मेरी असलियत क्या है, यह अभी कुछ देर में आपको वाज़ेह हो जाएगी। वो गुस्से से अपना बाजू छुड़वाती अंदर जाकर दरवाजा बंद कर गए। ये सामन के पास तो जैसे अल्फाज खत्म हो गए थे। किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे इस तरह से बात करती। अभी वो और असमान इस हैरानगी से नहीं निकले थे कि समी आ गई और फिर उन्होंने वैसे ही किया जैसे अवैस आलम ने उन्हें हुक्म दिया था। बीजे होंठों के साथ ही गाड़ी चलाते वह इंतहाई संजीदा हाथ तक खामोश था। जैसे ही वह अवैस आलम के फ्लैट पर पहुंचे उसने अपने तासुर सही करने पड़े। जो भी था बहरहाल वो अवैस आलम के किसी भी फैसले की सरताबी का सोच भी नहीं सकता था। एक अजीब सा लगाव था उसे उनसे।
फ्लैट में एंटर होते उसने आसम मलक और अवैस शाह के कुछ और दोस्त नजर आए, साथ में मौलवी था। यानी कहीं अब बचाव की जरूरत नहीं थी। हाँ तो क्या फैसला है तुम्हारा? हाला को लिए जब अवैस आलम दूसरे कमरे में गया तो अपने पीछे उससे भी आने का इशारा किया। मैंने कभी भी आपके किसी फैसले के मुखालफत नहीं की, मगर क्या मेरा ये जानना हक नहीं बनता कि जो लड़की मेरी बीवी बनने वाली है उसका इनफैक्ट बैकग्राउंड क्या है? वो लड़की जो सुबह तक एक कातला के रूप में मेरे सामने थी, अचानक उसमें ऐसा कौन सा सरहाब के पार निकल आए कि आप और डैडी उसे मेरी तहवील में देने पर बाजिद है। उलझे लहजे में अपने दिल की बात कहता, वह उन्हें हमेशा से ज्यादा प्यारा लगा था। पोमिक के ट्रैक सूट में अपने मर्दाना मिजाज के साथ वो और भी डैशिंग लग रहा था। यकीनन ये सब तुम्हारा हक है। क्या तुम्हारे ख्याल में मैं एक लड़की की इस इंफॉर्मेशन से मुतमिन हो जाता जो तुम लोगों ने मुझे प्रोवाइड किया? बेटा मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, सो ये समझ लो कि जो इन्फो तुम लोगों ने प्रोवाइड किया वो सबका एक छोटा सा हिस्सा थी। जो बाद में मैंने अपने रिसोर्सेज से हासिल की वो गलत नहीं था जो हाला ने बताया था, मगर जो कुछ मुझे पता चला है उससे कहीं ज्यादा है। मगर मैं वो तुम्हें अभी नहीं बता सकता, हमारे पास टाइम इतना नहीं है। बस ये समझ लो कि ये कातला नहीं है। और क्या अगर मैं तुमने मेरी बेटी से निकाह के लिए क्या था तो क्या तुम तब भी सोचने का वक्त लेते? ऑफ कोर्स नॉट। उनकी इतनी बड़ी बात के बाद अब शक की गुंजाइश नहीं थी कि हाला बहरहाल बेकसूर थी। तो फिर यही समझो कि मैं तुम्हारा निकाह अपनी बेटी के साथ करवा रहा हूँ। हाला जो कि बुर्का उतार चुकी थी, नजरें नीचे की उनकी बातें सुनी थी। अवैस सलाम ने उसे मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए कहा। जामन ने एक नजर उसके आंसू बरसाती हुई नजरों को देखा कहा, मुझे मंजूर है, मैं मुतमिन जरूर हो गया हूँ, मगर उलझन अभी भी बरकरार है कि मेरी होने वाली का बैकग्राउंड क्या है। तस्दीक का लो, बीवी नहीं होने वाली मनकुआ। क्या मतलब? उसने उलझ कर उनके देखा। अभी सिर्फ निकाह हो रहा है, उसकी नुक्स्ती नहीं। रहेगी वो तुम्हारी फ्लैट में, लेकिन तुम्हारी मनकुआ के रूप में। इतनी आसानी से मैं अपनी प्यारी बेटी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, जिसके साथ सिर्फ नकाह पर ही जरा खत्म नहीं हो रही। यह ज्यादती है सर। अभी तो घंटा पे नहीं हुआ आपको अपनी अजीज जान बेटी से मिले, क्या आपने पार्टी बदली? उसने उनकी तोता चश्मी पर इतराज किया। उन्हें हंसते हुए उसे गले लगाया। अगर तुम मेरे अजीज तीन दोस्त के बेटे हो तो हाला भी हमारे एक बहुत ही अजीज तीन दोस्त की बेटी है। हमारी एक बहुत ही दरीना ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। ऐसे हालात का तो सोचा भी नहीं था। मगर उसे कसकर कांधों पर हाथ जमाए उन्होंने उसे एक और हकीकत बताते हुए मजीद उलझाया। बेटा तुम इधर ही बैठो, अभी समिया बेटी आ रही है। उन्होंने हैरान जामन के कांधों पर हाथ हटाते हाला को मुखातब किया और जामन को लिए बाहर चले गए। कभी सोचा नहीं था कि तेरे निकाह का फंक्शन मैं ट्रैक सूट में अटेंड करूंगा। असमन के शरारती अंदाज पर हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ खत्म हुई। निकाह के पेपर्स पर साइन करते ही न जाने कैसे बहुत सारा इत्मीनान उसके अंदर आया था, ये वो भी नहीं जानता था। अरे नौशे मियाँ के चेहरे पर तो आज मुस्कुराहट भी आई है। शट अप। असमन के चहकने पर वो बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोक सका और मसनूई हफ्की से उसे देखा। सबके चले जाने के बाद अब सिर्फ फ्लैट में अवैस आलम, आसम मलक, सामन, असमन, हाला और समिया रह गए थे, जिसके आते ही उन्होंने निकाह शुरू किया था। असमन जाओ हाला और समिया को बाहर आने का कहो। आसम साहब के कहने पर उसके कमरे की जाने बढ़ा जहाँ पर वो दोनों बैठी हुए थे। हाला और समिया जैसे लॉन्च में सामने पहली मरतबा उसे गौर से देखा था। गंदीज साफ रंगत, 5 फुट 8 इंच कादर, नाजुक सा सरापा, सीधे घने लेयर्स में कटे हुए बाल, जिसकी कुछ लेटे अब उसके चेहरे पर थी। रोशन चमकदार एक असम लिए हुए आंखें जो मुकाबले पर उठी तो उन्हें एक बार के बाद दूसरी मरतबा देखने पर जरूर मजबूर कर देती। इस वक्त वो लेमन कलर की शर्ट में ग्रीन कलर का दुपट्टा लिया और साथ में ब्लैक जीन्स पहने हुए थे। दोनों इतने गैर मामूली हुलिये में थे कि शायद ही कभी कोई दुल्हन जीन्स की पैंट और लॉन की शर्ट में और कोई दूल्हा ट्रैक सूट में अपने निकाह का फंक्शन अटेंड कर रहा हो। जामन खुद पर हैरान था वो क्यों उसको इतने गौर से देख रहा है। सोफे पर आसम साहब के साथ बैठने से पहले उसकी नजर सामने उठी तो जामन को देखा जो दाएं तरफ हाथ की मुट्ठी को होंठों और थोड़ी पर रखे बड़ी गौर से उसे देख रहा था। हाला का दिल जोर से धड़का जब उसको बता दिया है कि मैं कोई कातिल नहीं हूँ, तो फिर यह क्रूस मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? स्टूपिड, इस ट्रैक सूट में भी कितना डैशिंग लग रहा है। बहू से उलझती हुई नजर झुकाकर बैठ गई और दोबारा सामक को देखने की गलती नहीं की। लोग नकाह के छुआरे खाते हैं और हम तुम्हारे नकाह का नाश्ता खा रहे हैं। भाई तेरा हर काम ही निराला है। असमन नाश्ते के लिए चीजें लाता हुआ बोला। शुरू करो बच्चों। अवैस मल के कहने पर सबने अपनी अपनी पसंद की चीजें लेना शुरू की। ब्रेड, ऑमलेट, जैम, बटर सब मौजूद था। हाला ने जैसे ही जैम लेने के लिए बाटों को पकड़ा, सामने ने भी इसी लंबे सफंद के किसी बात पर उसे जवाब देते हाथ बढ़ाया और बाटल की जगह हाला का हाथ उसके हाथ में आया। गो कि उसने एक हाथ दम पीछे का लिया था और हाला ने भी हिफ्फत ज़दा होते हुए हाथ पीछे का लिया था। मगर असमंत को जो खांसी स्टार्ट हुई तो भी जामिन का एक हाथ कमर पर खाकर ही खत्म हुई। जामिन मैं जानता हूँ कि तुम इस सब मामले को लेकर बहुत ही कंफ्यूज हो, सो मैं तुम्हें कुछ
हकीकतें बताना चाहता हूँ। नाश्ते के बाद अवैध सलाम ने जामन की कंफ्यूजन को खत्म करने का सोचा। मैं, आसम और सरफराज बेस्ट फ्रेंड थे। तीनों का पैशन भी एक जैसा था। सो हम तीनों ने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन की और खुशकिस्मती से हम तीनों सिलेक्ट भी हो गए। इन्हीं दिनों हमें रहमान शाह के मतलब कुछ केसेस भी पता चले जो कि सरफराज का सौतेला भाई भी था, मगर बहुत छोटे से उनका मिलना जुलना बंद था। वो बहुत से मुल्क दुश्मन अनासर के साथ भी काम करता था। हम तीनों अपनी अपनी जगह उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करते और वो सब सबूत हम सरफराज के पास से महफूज करवाते थे। न जाने इस शर पसंद इंसान को कहाँ से शक हो गया कि सरफराज पर कि पहले तो उसने उनके घर आना जाना बहाल किया, हालांकि सरफराज इतने अच्छे तरीके से उससे मिलता नहीं था। हालात अब बहुत ही छोटी थी, शायद 4 साल की। एक दिन भाभी और सरफराज की शादी से आ रहे थे कि उसने रास्ते में आए टैंकर को इस तरीके से खड़ा करवा दिया कि दोनों का तसादम हुआ और दोनों ही मौके पर जान भाग हो गए। हम यही समझे कि हाला भी उनके साथ ही, मगर अल्लाह ने उसकी जान बचानी थी। सो सरफराज का एक खास आदमी था तनवीर, जिसको हमारे अलावा कोई नहीं जानता था। हाला इस रात उसी के पास थी। रहमान भी यही समझता था कि हाला भी उनके साथ ही जिंदा नहीं, मगर वही बंदा हाला को SOS छोड़कर गया था और अब वो रहमान के खास बंदों में से है, क्योंकि वह सरफराज का बदला लेना चाहता है। गंदगी को खत्म करने के लिए उसमें उतरना पड़ता है। तनवीर ने भी बहुत साल लगाकर अब रहमान का एतमाद इस हद तक जीत लिया है कि वो बगैर कुछ सोचे देखे उसकी हर बात मानता है। जब तुमने हाला का बताया और मैंने और आसम ने उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी तो हम तभी जान गए थे कि ये हमारे दरीना दोस्त की बेटी है। उसके फूल को अब हम किसी सूरत में आंधियों के हवाले नहीं कर सकते, लिहाजा मुझे इसके लिए तुम लोगों के फ्लैट से सेफ जगह कोई नहीं लगे। अवैस आलम ने यह सब बताते हुए रोती हुई हाला को देखा, जिसको अब आसम मलक अपने साथ लगाए बैठे थे। हाला के बारे में इंफॉर्मेशन लेते मुझे तनवीर का पता चला। मैंने बहुत ही खुफिया तरीके से उससे कॉन्टेक्ट किया। उसने सारी इंफॉर्मेशन बताई और ये भी कि रहमान ने हाला को उठवा लिया था, इसलिए कि हाला ने उसके खिलाफ जो रिपोर्टिंग की थी वहां भी तनवीर ने उसे निकलने में मदद दी। जिस रात को इश्तिहार बनाकर उसके SHO बेटे ने हाला के खिलाफ अखबार में आज कत्ल का केस छपवाया है। इनफैक्ट उसने अपने कारिंदे को गलत नीयत से हाला के कमरे में भेजा था। जिस जगह हाला को उसने किडनैप करवा कर रखा था वहां का होल्ड तनवीर के पास था। उसने हाला को अपनी हिफाजत के लिए एक खंजर दिया था। सो हाला ने उसी के जरिए अपनी तरफ से उसे जख्मी किया, मगर किस्मत से उसकी ऐसी वेन पर लगा कि जिसके डैमेज होते ही वो बाकी में मार गया और हाला वहां की खिड़की तोड़कर भाग खड़ी हुई। उस सुबह तक तुम लोगों की गाड़ी में उसने पना ली। मैं चूंकि केस के सिलसिले में वजीरिस्तान जा रहा हूँ और कुछ पता नहीं कि कब तक आता हूँ, लिहाजा मैंने और आसम ने तय किया कि जाने से पहले हाला का कोई बेहतर इंतजाम कर जाऊं। कोई पता नहीं, जो लोग इस हद तक आगे जा सकते हैं वो कल का तुम्हारे फ्लैट पे भी पहुंच सकते हैं। सो हमारे पास कोई ऐसा वाइल्ड सबूत हो के हाला को उनसे बचाने का कि दुनिया कोई अदालत हमें जुटला ना सके। बस यही वजह थी इस जल्दी के। उन्हें बताते हुए वो गिरा खोली जो कि जामन को उलझाए हुए थे। जामन को अब अगर ये सब जाने के बाद हाला से मोहब्बत नहीं होनी थी तो नापसंदीदगी भी नहीं रहे थे। उनके निकाह के अगले दिन ही कॉल आ गई एक जरूरी ऑपरेशन की, जिसके लिए उन्हें कोयटा जाना था। अस्मा तो उस दिन चला गया, मगर जामिन ने अगले दिन ज्वाइन करना था। वो वापसी जब थी किसी को भी पता नहीं था। जामिन ने उसी दिन हाला के लिए मोबाइल खरीद कर, बहरहाल उसके साथ कॉन्टैक्ट का कोई सोर्स तो होना चाहिए। सम्या को उसने इतने दिन हाला के पास रहने का कहा कि उसके अलावा 2 बंदों को अपने फ्लैट की निगरानी पर लगा दिया। ये मैं आपके लिए लाया हूँ। सिम इसमें भी मैंने डाल दिया और अपना और असमत का नंबर भी फीड कर दिया। शाम में जब वो फ्लैट पर आया तो हाला को लॉन्च में आने का कहा, जो कि अपने कमरे में बैठे कोई किताब पढ़ने में मसरूफ थे। बैठ जाएं, आपको सिस्टम समझा देता हूँ। उसे बस सूख खड़े देखा उसने टोको अपने साथ ही सोफे पर बैठने का इशारा किया। मैंने ना तो पहली मरतबा मोबाइल देखा है और ना ही मैं इतनी पेंडू हूँ कि मुझे आईफोन यूज करना ना आता। उसे जामन की हापड़ को हाथा में लाए बगैर फोन पकड़ा उसे लाजवाब करते जाने लगे। असमत नहीं है तो क्या मैं भूख हड़ताल करूं? उसने हाला को जताया कि उसने उसे कुछ भी नहीं पूछा। ये फ्लैट किसने रेंट पर लिया है? मैंने। उसने हैरान होते हुए उसकी बात का जवाब दिया। तो जब फ्लैट आपका, किचन आपका और फ्रिज भी आपका, तो जब मर्जी बनाए और खाए, कोई आपको यहाँ पर ट्रे में सजाकर पेश नहीं करेगा। तंदिया अंदाज में उसी का ताना उसे मारते हुए बोले, हा हा हा, गुड शॉट। आपके मुंह से झड़ने वाले इन फूलों की वीडियो बनाकर वो भी अपने शोहर के लिए डैडी और साहब को सेंड करनी चाहिए, जो आपको बड़ी बीबी बच्ची समझते हैं। क्या लगाते हुए वो उसके मुकाबले सीने पर हाथ बांधकर खड़ा हुआ था। जानलेवा मुस्कुराहट बस्तूर होंठों पाटी। उससे पहले कि हालत को यह मुस्कुराहट जो करती उसने फौरन नजर उस पर हटाया। माइंड इट, अभी सिर्फ नकाब हुआ है, आप शोहर नहीं बन गए। उसने अवैस सलाम की बात दोहराते हुए कहा। उसे जिताकर वो कमरे में चले गए। सर, आपने सिर्फ नकाह करके अच्छा नहीं किया, मेरी बीवी तो मेरे काबू में नहीं है। उसने बालों पर हाथ फेरते हुए सोचा और किचन में जाकर अपने लिए खुद काफी बनाने लगा। रात में दोनों ने अपने अपने कमरे में खाना खाया। आधी रात गुजर चुकी थी और हाला को अभी तक नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल पर उसने जामिन का नंबर जामिन को एडिट करके खरूस एजेंट के नाम से सेव कर लिया। फिर न जाने क्या दिमाग में आई
आहट थी तो मिस्टर एजेंट की मनकोहा तो फिर रिस्की क्यों ना होती। दबे कदमों सामने के रूम में गई। आसर दरवाजा खोला। नाइट बल्ब की रोशनी में उसने सामने बैठ पर जामिन लेटा नजर आया, जो दूसरी जानब करवट लिए सो रहा था। दबे कदमों से उसके जानब गई। न जाने कितने दिनों बाद ये चेहरा देखना पड़ेगा। बस दिल के हाथों मजबूर करने पर उसने सोते में जामिन की पिक्चर लेने का सोचा। वो तो न जाने कब से इस खरूस एजेंट से खामोश मोहब्बत कर बैठे थे। 2-3 मुख्तलिफ एंगल से उसकी पिक्चर लेकर वो उसी तरह दबे कदमों से वापस जा रही थी कि अपने पीछे उबरने वाली आवाज ने उसे फ्रीज कर दिया। किसी की यूं रात के वक्त बगैर पूछे पिक्चर्स लेना बहुत ही गैर इलाकी हरकत हो, चाहे इस बंदे से आपका निकाह ही हुआ हो। हालिया ये भूल गई थी कि सिगरेट सर्विस वाले सोते में भी जाग रही होते हैं। वो शर्मिंदगी के मारे जैसे ही आगे बढ़ी तो यकदम घबराहट में उसका पांव मुड़ा और धर्म से नीचे गिरे। जामन एक ही जस्ट में उठकर उसके पास आया, उसे बाजू पकड़कर उठने में मदद दी और बेड पर बिठाया। आर यू ऑल राइट? उसे परेशानी से उसके आंसू को देखा। पाल पीछे हटाते उसे नफी में जवाब दिया, जो गिरने के बाद कैचर में से निकल आए थे। जामिन ने जल्दी से लाइट ऑन की। कहाँ चोट लगी है? उसने तशवीश से उससे पूछा। जामिन उसके करीब पैर पर बैठ गया। पाँव में बहुत ही दर्द हो रहा है, मुड़ गया। आपको क्या जरूरत थी मुझे इस तरह से डराने की? उसने अपनी चोट का बताते हुए शर्मिंदगी मटाने को सारा इल्जाम उसके सर पर डाला। जामिन तो शशतर उसके इल्जाम को सुन रहा था, फिर यकदम हंसते हुए सर को नफी में हिलाया और उसके करीब नीचे बैठते हुए उसके ट्राउजर का पौंचा ऊपर किया और उसके पाँव का जायजा लिया। मोच आ गई थी। मैंने नहीं डराया, चोरी की सजा मिली है। उसे मुस्कुराहट दबाते हाला को देखते हुए कहा, जी नहीं, ऐसे कोई शहजादा गुलफाम नहीं आप। वो तो मैं इसके कैमरे का रिजल्ट चेक कर रही थी। जितना वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी इतना ही आया हो रही थी। यानी मुझसे ज्यादा हसीन मंजर आपको नजर नहीं आया जिसको आप कैप्चर कर लेते। जामन की बात ने उसकी बोलती बंद की। आप क्या आप बातें लेकर बैठ गई है? मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। जामन की झिड़कियां देने की हिम्मत उसकी जीदा मनकुआ ही कर सकते थे। उसने यकदम उसके पांव को एक झटका दिया। उसे पहले कि हाला की चीख बुलंद होती, सामने एक हाथ फुर्ती से उसके मुंह पर जमाया। हाला ने फटी फटी आंखों से उसे देखा। न जाने क्या था उसकी आंखों में कि हाला की पलकें लसरी और उसने नजरें झुका ली। आई एम सॉरी। जामन की सरगोशीनुमा आवाज ने उसका दिल धड़का दिया। जामन ने उसके मुंह से हाथ हटाया और न जाने क्या हुआ कि उसके हाथ से मोबाइल लेकर कैमरा निकाला। एक बाजू हाला की गिर्द फैलाया। हाला ने हैरत से चेहरा उठाकर उसको देखा। जामन ने दूसरे हाथ में मोबाइल लेकर उसका फ्रंट कैमरा ऑन किया और बोला, ऐसे लेते हैं पिक्चर्स। उसने हाला की हैरत ज़दा नजरों में देखा, मुस्कुराया और फिर उसके माथे पर बोसा लिया और साथ ही क्लिक का बटन दबाया। उससे पहले कि रात का सहर उसे अपनी लपेट में लेता, पीछे होते जामिन ने खुद को संभाला। मैं आपके लिए पेन किलर और दूध लाता हूँ, कहते साथ ही मोबाइल उसके पास रखा और बाहर निकल गया। हाला से धड़कनें काबू करना मुश्किल हो गया। कुछ देर बाद उसे पेन किलर और दूध देकर अपने कमरे में सोने की ताकीद करके दूसरे कमरे में सोने चला गया। उसके पिल्लों पर लेटते और उसके कंफर्टर को खुद पर लेकर उसकी खुशबू को महसूस करना, ये सब इतने खुशकुन एहसास थे कि उसे किस वक्त नींद ने अपनी आगोश में लिया वो नहीं जानती थी। जबकि दूसरी जन्म सामन को तो लग रहा था कि आज रात नींद ही नहीं आनी। बहुत मुश्किल से उसने कुछ देर के लिए सोने की कोशिश की। सुबह 8 बजे सामन की आंख खुली। 10 बजे की उसकी फ्लैट थी। वो जल्दी से उठा, फ्रेश होकर किचन में आया। ये हालांकि उनके फ्लैट में आने के बाद पहली सुबह थी कि वह खुद नाश्ता बना था। जल्दी जल्दी उसने अपने और हाला के लिए नाश्ता बनाया। अपनी रात होने वाली बेएहतियाती पर बहुत भी हैरान था। ये कैसा रिश्ता था कि वो जो लड़कियों से एलर्जिक था, आज एक लड़की के आगे अपना दिल को झुकने से रोक नहीं पा रहा था। नाश्ता बनाकर वो अपने रूम में गया। हाला मजे से सो रही थी। उसे सोता देखकर बेएहतियात एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। बहुत आहिस्ता से उसके करीब गया। इट्स रियली डिफिकल्ट टू लीव यू नाउ। वही एहसास और बेहतियारी जो रात उसे अपनी लपेट में लिए हुए था, वो उसे सोए हुए वजूद की तरफ खींच कर कुछ गुस्ताखियां करने पर मजबूर कर दी। उसने खुद पर कंट्रोल करते अपना मोबाइल निकाला और इस हवाबदिदा वजूद की कुछ यादें अपने मोबाइल में महफूज की और फिर झुक कर उसके सर पर बोसा दिया। गेट अप माई लेडी। बहुत आस्था से कहकर उसके कंधे से हिलाया। जैसे ही वो उसने आंखें खोली वो पीछे हुआ। उठ जाओ यार, मेरी 10 बजे फ्लैट है। हाला झिझकते हुए उठकर बैठी। कैन आई सी यू योर फिट? जामिन ने कंफर्टर हटाने से पहले उसे इजाजत दी। हाला ने खुद ही पाँव बाहर निकाला। जामिन ने अच्छे से चेक किया, बस स्वेलिंग रह गई थी। आप पहले फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करो, फिर जाने से पहले मैं मसाज कर दूंगा। ये कहते साथ ही एक लम्हे का भी सोचने का मौका दिए बगैर जामिन ने झुककर उसे बाजू में उठाया और वॉशरूम के जाना पड़ा।
हाला तो ना सिर्फ शशतर रह गई थी बल्कि उसकी गुर्बत से उसकी क्या हालत थी ये सिर्फ वही जानती थी। मैं चल लेती, उसके गर्दन के गिस बाजू बांधे उसकी शर्ट के बटन्स को देखते वो जिस घबराहट और हिफ्फत से बोली ये वही जानते थे। जामन के होंठों पर उसकी ये हरकत मुस्कुराहट ले आए। मेरे पास ये चंद मिनट ही हैं आपकी ईमानदारी के लिए, फिर पता नहीं हम कब मिलते भी हैं या नहीं। उसे वॉशरूम के दरवाजे पर उतारते उसने अपनी जानलेवा मुस्कुराहट में उसे जकड़ा। दरवाजे की चौखट पर रखा हुआ हाला का हाथ लजरा। अभी अभी तो उन्होंने मोहब्बत करना सीखा था, अभी तो रिश्ते की डोर के किनारे पर वह खड़े थे। अभी से जुदाई का हो। हाला खामोशी से लंगड़ाती हुई अंदर बढ़े। मुंह हाथ धोकर जैसे वो बाहर आई, सामने दोबारा उसे उठाया और बेड पर बिठाकर नाश्ता रखा, साथ खुद भी तैयार होने लगा। हाला उदासी से इस मुकम्मल माहौल को देख रही थी। कितना खूबसूरत एहसास था कि वो जामन के रूम में पूरे इस्तार के साथ उसे अपने आसपास चलता हुआ देख रहे थे। शीशे के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश करते जामन ने शरारती मुस्कुराहट से उसे यकतक खुद को तकते हुए देखा। मिसिस, नाश्ता भी किया? मेरे हाथों से करना है क्या? आई कैन सी यू इन द मिरर। मुझे आज मस्त अपने मिशन के लिए निकला है, सो मैं अब जब तक यहाँ पर हूँ मुझे ऐसे देखने से परहेज करें। यह ना हो कि अपने मिशन पर जाने का इरादा कैंसिल करने के साथ साथ मुझे डैडी और सरा को कॉल करके ये कहना पड़े कि आपकी चहेती की रुखसती आज ही इस रूम में होगी। जामन के इतने बोल्ड अंदाज ने उसके हाथों के तोते उड़ा दिए। सामने मसद अपनी नजरों का फोकस उस पर रखे हुए था। रेडी होकर सामने बैठ गया। अब आप ही मुझे देखना बंद करें, नहीं तो ये ना हो कि अवैध अंगल को मैं काका के कहूं कि आपका मासूम सिगरेट एजेंट आपकी शरीफ सी बेटी को तनहा समझकर लाइन मार रहा है। कमर जामन के बेड से टकाए नीचे देखते हुए वो बड़ी अदा से बोले, हाँ, इसीलिए मैंने इन दोनों में से किसी का नंबर इसमें सेव नहीं किया। उसने हालांकि चिढ़ाते हुए क्या लगाया, यह फाउल है, उनका भी नंबर ऐड करें। सॉरी डियर, उसने उससे मजीद चढ़ाते हुए करी देखी। इस लम्बे फ्लैट का मेन डोर खुलने की आवाज आई और कुछ देर बाद ही समिया अंदर आई, मगर हाला और जामन ही के बेडरूम में देखकर हैरत से इसका मुंह खुल गया। मुंह बंद कर लो अब। हालांकि पाँव में मोच आ गया, ध्यान रखना इस ट्यूब का मसाज कर देना, कोई गड़बड़ लगे तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। मैं अब निकलो। समिया को हटा देता वो अपना बैग उठाकर हाला के जन्म मुड़ा, उसके जन्म हाथ पर आया। हाला ने आस्ती से थामा। जामन ने हल्का सा दबाते छोड़ा, खुदाफिज कहा और निकल गया, जबकि समिया परेशानी से उसके पाँव का जायजा ले रहे थे। रात में वो दोनों जामन और असमत के ही रूम में सोने के लिए लेटी थी। समिया को बहुत खुशी हुई थी इन दोनों के खुशगवार ताल्लुकात का सुनकर। समिया सो चुके थे, जबकि हाला को कल रात का एक एक मंजर याद आने लगा। उसने मोबाइल उठाई और वही पिक्चर निकाली जिसमें जामन उसके माथे पर बोसा दे रहा था। न जाने सुबह अब तक वो कितनी मरतबा यह तस्वीर दे चुकी थी, मगर दिल ही नहीं बढ़ रहा था। अभी वो जामन के ख्यालों में खोई थी कि व्हाट्सएप पर खरूस एजेंट का मैसेज आया जिसमें किसी सॉन्ग की अटैचमेंट थी। हाला ने समिया के पास पड़े हुए हैंड फ्री अपने मोबाइल पर लगाए। गाना सुनने के दौरान ही एक एक पिक्चर मैसेज आया था जिसमें हाला के सोते की ली हुई पिक्चर थी और जामिन ने कैप्शन लिखे थे, माई स्लीपिंग ब्यूटी क्वीन। उसने हैरत से वो तस्वीर देखते जामिन को मैसेज किया, ये आपने कब ली? मुझे चोर कहा था, अब ये क्या है? साथ एक गुस्से वाला एमोजी भी भेजा। जामिन का लफिंग एमोजी आया। जब मेरी मनकुआ होकर आप पे मेरा रंग चढ़ सकता है, आप रात की तारीकी में रिस्क लेकर मेरी तस्वीर ले सकती हैं, तो एक चोर का शोर होकर मैं रात के उजाले में ये चोरी क्यों नहीं कर सकता? मैं कहाँ से चोर हूँ? उसने हैत वाला एमोजी मैसेज के साथ भेजा। आपने ना सिर्फ मेरी चोरी तस्वीर की, बेबी यू स्टोल माई हार्ट ली, बल्कि उसके इस हिसाब पर उसे अपने गाल देखते हुए महसूस हुए। कैन आई कॉल यू? उसके ये जानलेवा अंदाज हाला को उसके इश्क में मुतला कर रहे थे। नो यू आर मेकिंग मी नर्वस। हालांकि इतने क्यूट अंदाज पर जामिन बेसाता मुस्कुराया। आर यू ब्लैशिंग? वाना सी यू मिसिस व्हाट वाना सी यू दिस चांस। जामिन के मैसेज के साथ ही ढेर सारी किसिंग और हार्ट्स वाले इमोजीज आए। हाला ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की। ये उसकी जिंदगी में पहला रिश्ता था जिसकी मोहब्बत को वो पूरे मान के साथ महसूस करती और ये रिश्ता उसके लिए बहुत ही कीमती था। अचानक आंसू उसकी आंसू से रवां हुए। उसकी महरूम जिंदगी में अल्लाह ने अचानक जामन की मोहब्बत देखकर सब महरूमियां जैसे खत्म कर दिए थे। मिसिस, कुछ देर बाद जब हाला का मैसेज नहीं आया तो जामन ने तशवीश से मैसेज किया। हाला ने अपने आंसू साफ करके जवाब टाइप किया, मैंने समिया से आपके बॉस का नंबर ले लिया है, अभी उनको कॉल करके बताती हूँ कि आपका सादतमंद ऑफिसर अपने मिशन की फिक्र छोड़कर रात के इस वक्त एक खूबसूरत लड़की को तंग कर रहा है। उसके रिप्लाई पर वो बामुश्किल अपना क्या कर रो पाया। अल्लाह ने वाकई मियाँ बीवी का रिश्ता कितना खूबसूरत बनाया कि सारे दिन की थकन और स्ट्रेस लेकर जब आदमी अपनी बीवी के पास आता है तो उसकी सारी थकन अपनी मोहब्बत में समेट लेती है। आज का इतना टफ दिन गुजारकर इस वक्त दूर बैठी खाला ने जैसी उसकी सारी थकन अपनी बातों से समेट ली थी। वो खूबसूरत लड़की मेरी बीवी होती है, 100 सर को मेरे
इस वक्त आपको तंग करने पर कोई एतराज नहीं होगा। तसीह काले बीवी नहीं मन को हुआ। हाला ने उसे जताते हुए फिर से चढ़ाया। हनी, इंशाल्लाह वापस आकर सबसे पहले आपकी रुखसती ही करवानी है, ताकि फिर हमारे दरमियान दिन और रात की कोई कैद ना आ सके। नाउ हैव यू स्वीट ड्रीम्स ऑफ योर खरूस एजेंट। आखिरी जुमला पार कर वो शर्म से पानी पानी हो गई। न जाने से पहले कब जामन ने उसके सेल चेक कर लिया था। उफ, सिगरेट एजेंट की बीवी होना भी खतरे से हाली नहीं, कुछ छुपा नहीं रहता। उसने हिफ्फत से मुस्कुराते हुए सोचा और जामन को गुड नाइट कहकर सोने के लिए लेट गए। बहुत दिन से ना तो जामन का कोई फोन आया था और ना ही मैसेज। सिर्फ असमत के मैसेज करके इतना बता दिया कि कुछ दहशतगर्दों के एरियस को ट्रेस आउट कर लिया है। सो उन्हीं पर आज का वो तेजी से काम कर रही है। और जामिर तो अपने काम के सिलसिले में इतना जुनूनी हो जाता था कि उसे तो अपनी भी होश नहीं होती। जामिर के बारे में मुख्तलिफ बातें उसे समिया से पता चलती थी, जैसे कि उसकी फैमिली में उसके डैडी के अलावा मम्मी थी, एक भाई और एक छोटी बहन। भाई पढ़ाई के सिलसिले में बाहर होता था, जबकि बहन डॉक्टर बन रहे थे। आसम मलिक जो कि अब उसके ससुर भी थे, रोजाना उसे कॉल करते। उसके अलावा जामन की मदर और बहन से भी उसकी अब बातचीत होती रहती थी। वो तो उसे मिलने को बेचैन थे। यार, इतने दिनों से तुम यहाँ पर बंद हो, आओ आज मैं तुम्हें बाहर लेकर चलती हूँ। समिया और वो शाम में चाय पी रही थी। न जाने समिया को क्या सूझी कि उसने झटपट बाहर निकलने का प्लान बना लिया। नहीं यार, मैं कैसे निकल सकती हूँ? अरे डियर, मेरे पास जराब और नकाब दोनों हैं, तो तुम वही कैरी करोगे। उसके अलावा असमत के कुछ खास बंदे हैं, उनको मैं कॉल करके कहती हूँ, वो हमें फॉलो करेंगे। और ये बंदी मोजेस से लेकर ग्रेड सब चला लेती है। मैं वैसे भी एंटी मैम हूँ, मगर ट्रेनिंग मैंने सब ली हुई है और कुछ मिशन में तुम्हारे मियाँ को असिस्ट भी कर चुकी हूँ। हालात तो हैरत से मुँह खोले इस दान पांसी समिया को देख रहे थे। चलो अब हैरान बाद में होना, पहले तैयार हो जाओ। उसे हाला को उठाते हुए कहा और खुद किसी को कॉल करने चल पड़े। वो दोनों नकाब और जराब पहने हुए थे। हाला तो इतने दिनों बाद बाहर की दुनिया देख रही थी। हालांकि वो नकाब में थी, फिर भी परेशान थी। किसी मशहूर बदी के आगे समिया ने गाड़ी रोकी। अंदर जाकर वो हाला के लिए कपड़े सिलेक्ट करने लगे। तुम मेरे लिए क्यों ले रही हो? मेरे पास पैसे नहीं है। वो जो एक अदर तुम्हारा शोर होता है ना, उसने मुझे तुम्हारी शॉपिंग के लिए जाने से पहले पैसे दिए थे। तुम्हारे इतने अमीर शोर के होते हुए मेरा तुम पर अपने पैसे जाया करने का कोई शौक नहीं है। समिया की इस अंदाज पर हंसने के बजाय ना जाने कहां से देरू आंसू भी उसकी आंखों में सिमट है। ये एहसास ही उसके लिए इतना खुशकिन था कि उसका कोई रिश्ता अब ऐसा है जिसकी फिक्र करने वाला है, उसकी जरूरतों को सोचने वाला है। अब उसे पैसे कमाने की फिक्र में और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगे। जिस वक्त उनका प्रोग्राम बना, हाला इतनी जल्दी में निकली कि उसे मोबाइल रखना याद नहीं रहा। बहुत दिनों के बाद जामन आज शाम थोड़ा फ्री था। सबसे पहला ख्याल उसे हाला को कॉल करने का आया। एक दो मरतबा जब उसने कॉल की और हाला ने नहीं उठाई तो उसकी परेशानी मजीद बढ़ने लगी। अब तो उसके साथ दिल का रिश्ता जुड़ चुका था, तो परेशानी क्यों ना होते। अब उसने सिमिया को कॉल की। वो दोनों शॉपिंग करके अब वापसी के रास्ते पर थी। असमन के दो खास बंदे सिल्वर ड्रेस में सारा टाइम उनके साथ रहे थे। लो जी, आ गया तुम्हारे मियाँ का फोन। अब मेरी शामत आ जानी है। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? समिया ने उसे बताते मोबाइल का पूछा। वो तो लॉन्च में ही पड़ा रह गया, मुझे याद नहीं रहा उठाना। बस हो गई अब हमारी आउटिंग पूरी। जामिर से मिलने वाले मुद्दों का डंका सोचते हुए उसने मोबाइल पर जामिर की कॉल को एडजस्ट किया। कहाँ हो तुम और ये हाला कहाँ है? फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही है? जामिर की परेशान आवाज आई। वो ऐसा है कि मैं हाला को थोड़ी देर आउटिंग के लिए लेके आई हूँ। समिया ने हिम्मत करके सच बताया। हैव यू गॉन अ मेड? जामिर उसकी बापा दारा। यार, उसे पूरी तरह नकाब में लेकर आई हूँ, डोंट वरी। असमत के दो बंदे भी हमें फॉलो कर रहे हैं, तो इतनी तुम्हें और हाला को क्या मुसीबत थी इतने प्रोटोकॉल के साथ बाहर निकलने का रिस्क लेने की? इसीलिए क्या मैंने उसे तुम्हारे पास छोड़कर गया था? जामिन ने अच्छी तरह उसकी क्लास दी। तोबा है जामिन, तुम तो पक्के आशिक बन गए हो। वो बेचारी आहर इस चार दीवार में रहकर तंग पड़ रही थी। इंसान है वो चार दीवारी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खबरदार जो दोबारा ये बेवकूफ़ी की, घर पहुंच कर मेरी हाला से स्काई पर बात करवा। यस बॉस। उसे शुक्र करते हुए फोन बंद किया। लो जी, मैंने तो डांट सुन ली, अब तुम तैयार हो जाओ। उसने हाला को डराया। फ्लैपा पहुंचते साथ ही समिया ने स्काइप पर जामिन को वीडियो कॉल मिलाया। वो दोनों जामिन के रूम में ही बेड पर बैठी होते। कॉल पिक होते ही जामिन का चेहरा नजर आती। हाला को लगा कि हर मंजर रोशन हो गया है। हाला कहाँ है? समिया का चेहरा स्क्रीन पर ऊपरते उसने पूछा। उफ जामिन, कितने बेमरबत हो। बीबी की परिया सही कहती हैं, बाबियां आते ही भाई बहनों से बदल जाते हैं। समिया की दहाई देने पर हाला और जामिन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। बक बक नहीं करो, हाला को बुलाओ। आई वाना सी हर। जामिन ने अपना लहजा गुस्सीला बनाते हुए कहा। मुझे क्या इनाम मिलेगा? तुम्हारी बीवी की मुंह दिखाएगा।
समिया उसे तंग करने पर बाजिद थी। असवंत से फोन करके किसी काम पर लगाओ। उसने जिद छोड़कर साथ बैठे हुए असवंत को कहा, हा 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 जामन, तुम कितने क्यूट लग रहे हो ना इस आशिकों वाले गेटअप में। समिया को आज पहली मर्तबा उसका रिकॉर्ड लगाने का मौका मिला था, वो कैसे मिस करती। अभी वो हंस हंस का बेहाल हो रही थी कि असवंत के मोबाइल पर कॉल आ गई। काश तुम इतनी सादमंदी का मुजाहरा मेरे लिए भी कर लिया करो। उसे फोन कान से लगाते असवंत को लताड़ा और उठकर बाहर चले गए। हाला वो जो समिया को जाता देख रही थी, सामन के वहां पर लैपटॉप के स्क्रीन की जानब देखा जहां अभी भी हाला मंदिर से आउट हुई थी। उसने लैपटॉप का रुख अपनी जानब किया। अस्सलाम वालेकुम। हाला की तस्वीर आती असवंत उसके चेहरे से नजर नहीं हटा सका था। स्काई ब्लू प्रिंटेड शर्ट और दुपट्टा कांधों पर लिए हुए आधे खुले बाल बंद बालों में वो सीधा सामने के दिल में उतर रहे थे। जामिन वो उसकी नजर से कंफ्यूज हो रही थी। आप ठीक हो ना? हाला उसकी इतनी फिक्र मोहब्बत पर यकदम रो पड़े। व्हाट हैपेंड यार, ठीक हो ना? हाला प्लीज मुझे परेशान नहीं करो। उसके रोने से तड़प उठा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने अपने आंसू साफ करते बक बक नजरें झुका और जामन की नजरें उसके अलावा कहीं और देखने से इनकारी थी। ठीक हूँ, रोई क्यों? जामन की नजरें अब तक उसकी भीगी पलकों में अटकी हुई थी। हाला ने नफी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। एक मरतबा फिर आंसू का गोला उसके हलक में अटा। उसकी अपनी तरफ ना देखने और संजीदा चेहरे ने उसकी, हाला उसे परेशान करोगी तो क्या मैं अब भी फ्लैट पकड़ कर आऊं? परेशानी बढ़ाए। कुछ नहीं, बस वैसे ही। उसे बामुश्किल आंसू को पीछे धकेल कर ये इल्फाज अदा किए। आर यू श्योर? जामन ने बेशकिनी से पूछा। उसने अस्बाब में सर लाया। ओके देन लुक एट द स्क्रीन। जामन ने उसे अपनी पिक्चर की तरफ देखने को कहा। हाला ने बामुश्किल स्क्रीन पर निगाह डराई जहां उसकी जिगर जिगर करती हुई नजरें उसी को देख रहे थे। जामिन ने कुछ टाइप करके उसे स्काइप पर मैसेज किया। हाला ने जैसे ही मैसेज ओपन किया तो किस वाला इमोजी देखकर वह ब्लश कर गई। जामिन दाएं हाथ की मुट्ठी होठों पर रखे मुस्कुराती नजर से उसके एक्सप्रेशंस देख रहा था। आई विश आई कुड बी देयर। उसे ब्लश करता देखकर जामिन ने जज्बू से चोर आवाज में कहा, मैं कॉल काट रही हूँ, आप मुझे तंग कर रहे हैं। हाला ने हबकी से उसे देखते हुए कहा। जामिन उसकी बाह पर क्या लगाया। यह तो इल्जाम है, मैं तो इतनी दूर बैठा हूँ। जामन ने शरारती नजर से उसे देखा। उसकी बात का मफहूम समझते ही हाला ने उसे गुस्से से घूरा और साथ ही कॉल काट दी। सेकंड बाद ही उसके मोबाइल के बजने की आवाज नौची है। हाला ने डरते दिल के साथ ही कॉल पिक की। हेलो। उसकी हल्की बड़ी आवाज फोन पर उभरी तो सामने के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कल जब आपके पास होंगे ना तो फिर कहाँ छुपेंगे? रियली? जामन की बात समझते वो हैरत और खुशी के मिले जुले ताजा समेत बोले, जी कल रात मैं और असवंत वापस आ रहे हैं। ग्रेट। हाला? जामन की पुकार ने उसका दिल धड़काया। आप रोई क्यों थे? उसके आंसू ने अभी तक उसे परेशान किया हुआ था। वो कैसे बताती कि अपनी महरूम जिंदगी में जामन की मोहब्बत उसके लिए बहुत ही कीमती है। फिर से आंसू उसकी आंखों में सिमटे। आई एम मिसिंग जो। उसकी बिगी आवाज इस मुख्तसर से इज़ा को जामन ने पूरी शिद्दत से महसूस किया। मिसिंग यू टू स्वीट हार्ट, डोंट वरी आई विल बी देयर टुमारो, जस्ट वन नाइट हियर लेफ्ट। जामन की मोहब्बत को उसके लिए संभालना मुश्किल हो गया था। खुदाफिज कहकर उसने फोन बंद किया। मगर कभी कभी किस्मत वैसा नहीं करती जैसा हम सोचते हैं। अगले दिन वो दोनों किचन में मुख्तलिफ डिशेस बना थी जामन और असवंत के लिए जिन्हें रात में आना था। समिया एग्जैक्ट टाइम क्या बताया था असवंत भाई ने पहुंचने का? यार 10 बजे का कहा था। समिया ने मुसरूफ से अंदाज में चिकन कढ़ाई बनाते हुए कहा। हाला ने लॉन्च में लगी हुई घड़ी देखे जिस पर अभी फकत 5 बजे थे। उफ, अभी 5 घंटे बाद मैं आपको देख पाऊंगी। ये सोते वो ये नहीं जानती थी कि 5 सेकंड बाद ही वह इतनी तकलीफ दे खबर सुनेगी। समिया के मोबाइल पर कॉल आई। उसने एक हाथ से हंडिया में चम्मच चलाते हुए दूसरे हाथ से कॉल पे किए। हेलो। उसके हेलो कहते ही जो खबर उसने सुनी थी उसने पाँव के नीचे से जमीन खींच ली। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। गुस्से और तकलीफ के मिले जुले एहसास समेत वो चिल्ला उठे। हाला जो कि फ्रिज में दूध रखी थी समिया की गुस्सेली आवाज सुनकर वहीं सुन हो गई। कब हुआ ये? कहाँ हैं वो दोनों? ओके मैं आ रही हूँ। समिया की बिगी आवाज ने उसे जो कुछ पावर करवाया था वो सुनना नहीं चाहती थी। समिया फोन बंद करके उसकी तरफ पलटी जो फ्रिज के साथ ही शौक खड़ी उसके जन्म देख रहे थे। समिया उसकी जाने पड़े। प्लीज समिया। जामन के बारे में कोई? नफी में सर हिलाते उसने समिया के आंसू से तर चेहरे को खौफ से देखते हुए कहा और दोनों हाथों में चेहरा लिए वहीं पर बैठते चले गए। वो सोचना भी नहीं चाहती थी जो हो गया था। हाला वो दोनों आईसीयू में हैं। उनकी गाड़ी पर आज किसी ने फायरिंग किया। इस्लामाबाद शिफ्ट किया है उन्हें। मैं अर्जेंट टिकट्स करवा रही हूँ। हम अभी निकल रहे हैं। इस वक्त उन्हें हमारी दुआ की जरूरत है, आंसू के नहीं। उठो और अपनी चीजें पैक करो। समिया ने खुद को कंपोज करके उसे तसल्ली दी। साथ ही किसी को 2 प्लेन की टिकट्स का कहा। अगले 1.5 घंटे बाद वह पिंडी CMH में थी जहां इन दोनों की फैमिलीज मौजूद थी।
हाला नकाब में थी, समिया उसका हाथ थामे हुए थी। हाला सवाए आसम मलम के और किसी को भी बाय फेस नहीं जान रहे थे। वो सीधा उनके पास गई, उन्होंने बढ़कर उसको अपने साथ लगाया। कितनी मोहब्बत से उन्होंने उसे जामन के नकाब में दिया था। कल ही अभी जामन ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि लाहौर जाते वो जल्दी हाला की रुखसती करवाएं। हाला के लिए उसके लहजे में छुपी मोहब्बत का सुनकर वो कितने खुश हुए थे। और आज कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि मैं जल्द अज जल्द तुमसे मिलूं, मगर क्या पता था कि ऐसे हालात में मिलना पड़ेगा। हाला के कांधे पर हाथ रखकर जामन की मम्मी ने उसका रूह अपनी तरफ करके उसे अपने साथ लगाया। जामन की बहन भी उसके गले लाकर बेएहतियात हो पड़ी और हाला वो तो अब तक बेयकीनी की कैफियत में थे। फिर वो असमत के घर वालों से मिले। जामन के सर पर चोटें थी जिसकी वजह से कुछ भी कहना कबल अस वक्त था। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं दोनों को बचाने की, लेकिन बहरहाल असल बचाने वाली जात वही है। आप लोग बस दुआ करें, अल्लाह करम करेगा। डॉक्टर्स आकर अपने प्रोफेशनल अंदाज में तसल्ली दे गए थे, मगर ये वो दोनों फैमिलीज जानती थी कि उन पर क्या गुजर रही है। हालांकि तो आंसू नहीं रोक रहे थे। उनको अल्लाह ने इतना कीमती रिश्ता देकर आज सूली पर चढ़ा दिया था। ए अल्लाह, आप तो जानते हैं ना मेरे पास इस एक रिश्ते के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। अपने हबीब के सदके मेरे लिए उसे नई जिंदगी दे दे। मुझे तो मोहब्बत के मानी अब पता चले हैं। मैंने तो अभी से महसूस भी नहीं किया। आपने जिंदगी के हर कदम पर मुझे तकलीफ दे हालात से बचाया। अल्लाह, आप भी मुझे मेरे इस बहुत अपने के बिछड़ने के दुख से बचा ले। ये तकलीफ मेरे बस से बाहर हो रही है। प्लीज अल्लाह जी। सारी रात सबकी आंसू आंखों में कटी और सुबह की रोशनी उनके लिए एक नई जिंदगी लेकर आई थी जब डॉक्टर ने बताया कि दोनों खतरे से बाहर हैं। कुछ घंटों बाद उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। हाला पहले असमत को देखने गए। बिल्कुल भाइयों की तरह हर लम्हा उसने हयाला का ख्याल रखा था। असमत उसको देखकर बहुत ही खुश हुआ। अब वो होश में थे, लेकिन डॉक्टर्स ने ज्यादा बातचीत से मना किया था। असमत से मिलकर वो दरख्ते दिल के साथ ही सामने के रूम की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुलकर जैसे ही वो अंदर दाल हुई, सीधी नजर आंखें बंद किए जामन पर पड़ी जिसके सर पर पट्टियां पड़ी थी। वहां पहले से जामन की मम्मी और बहन थी। आओ ना हाला, उसे दरवाजे पे खड़ा देखकर जामन की मम्मी ने कहा। हाला का नाम सुनते जामन ने आंखें खोलकर गर्दन घुमाकर उसको देखा। हैरत, खुशी, मोहब्बत, न जाने कौन कौन से जज्बे हाला को उसकी आंखों में नजर आए थे। वो आयशा से चलती हुई उसकी मम्मी के चेयर के पास खड़ी हुई जो कि जामन के बेड के करीब रखी हुई थी। रिमशा, आओ जरा असफन को देखा है। उसकी मम्मी ने दोनों को अकेले में मिलने का मौका दिया और रूम से बाहर चले गए। हाला नजरें झुकाई हुई थी जबकि जामन की नजरें उसी पर थी जो अभी भी नकाब में थी। हाला, जामन उसे पुकारा। उसने चौंक जामन को ऐसे देखा जैसे अभी तक उसके जिंदा सलामत होने का यकीन ही ना हो रहा हो। जामिन ने उसे अपने पास पैर पर बैठने का इशारा किया। वो आयशा से चलती हुई उसके पास पैर पर टिक गए। आई वाना सी यू। जामिन की बात समझते उसने आयशा से नकाब गिराया। नजरें उसकी झुकी हुई थी जिनमें आयशा से आंसू इकट्ठे हुए थे और बेएहतियाती पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर आ गए। हनी, ऐसे नहीं करें। जामिन ने उसकी गोद में दरवे हाथों पर हाथ रखकर बामुश्किल कहा और हाला तो इस तसल्ली पर और भी बिखर गए और बेएहतियात उसके सीने पर सर रखकर रोते चले गए। जामिन ने आंखें बंद करके उसके गिर्द अपना दायां बाजू फैलाया। हनी, प्लीज स्टॉप क्राइंग, योर आईज आर हर्टिंग मी। आई एम नॉट इन दैट पोजिशन टू वाइप दैम प्रॉपरली। उसके कमर से लाते हुए आहिस्ता सा कह रहा था। हालांकि जब तक अपनी बेइख्तियारी का एहसास हुआ तो फौरन सीधी हो और जरा सा रुख मोड़कर अपने आंसू साफ करने लगे। अचानक सामन ने उसे देते हुए उसका हाथ पकड़ा। हाला ने उसके जानब देखा तो वही दिल खींचने वाली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी जो हाला का दिल अथल पथल कर देते थे। थैंक्स फॉर दिस इनकंडीशनल लव। जामन उसका हाथ होंठों तक लेकर जाकर बोला, कोई ऐसे भी किसी की जान निकालता है? हाला ने हफ्के से कहा। उसके पास उठकर बेड के पास रखी कुर्सी को उसके बेड के पास ओ करके बैठ गया। और कोई ऐसे भी अपनी जान को तंग करता है? जामन ने उसी के अंदाज में कहते उसकी भीगी पलकों पर हाथ अपने दाएं हाथ का अंगूठा फेरा। आई एम सॉरी। हाला ने आंखें नीचे करते हुए कहा, हाँ, इन आंसू ने तो मुझे बताया है कि मेरे लिए कोई बहुत ही फिक्रमंद था। अच्छा, अब आप ज्यादा बातें नहीं करें। हाला ने उसे टोकते हुए कहा। अगला पूरा हफ्ता जामन और असमत ने हॉस्पिटल में गुजारा। फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और दोनों कुछ अरसे रेस्ट के लिए अपने अपने घर चले गए। हाला भी जामन के घर आ चुकी थी और जामन की बहन ने घर उसका कयाम था। एक कनाल पर बना हुआ यह खूबसूरत सा घर मार्बल हिल्स के सामने था जहाँ से पहाड़ों का खूबसूरत मंजर इस घर की खूबसूरती में इजाफा करता था। खास तौर पर जामन का रूम ऊपर की स्टडी पर था। उसके टेरेस के बिल्कुल सामने हिल्स नजर आते थे। घर आकर जामन के बहुत सारे काम जामन की मम्मी ने हाला को सौंप दिए। उन्हें अपनी ये क्यूट सी बहू बहुत ही पसंद थी। उसके पेरेंट्स के साथ जो कुछ लगाव था उससे हाला उनको और भी अजीज थे। जामन तेजी से रिकवर कर रहा था और अब तो चलने भी लग गया था। मैं सोच रहा हूँ कि परसों से ज्वाइनिंग तो। नाश्ते पर सबके साथ बैठते हुए जामन ने कहा, हाँ ठीक है, मगर मैं चाह रहा था अब रुखसती करके तुम्हारे वलीमे का फंक्शन अनाउंस करें।
आसम साहब के कहने पर उसकी नजर सामने बैठी हाला की तरफ उठी। उसने भी इसी लम्हे सामन को देखा। उसकी लजरती पलकों को देखकर एक मुस्कुराहट सामन के होंठों पर आई, जिसको उसने जूस का गिलास पीते हुए छुपाया। डैडी, आई थिंक फिल्मा भी रहने दे, क्योंकि गैदरिंग में कोई भी पिक्चर हालांकि लीक होती है और अभी कोई रिस्क लेना ठीक नहीं है। जामन की बात उनके दिल को लगी। चलो तुम लाहौर से छुट्टियां लेकर नेक्स्ट वीक तक आ जाओ तो घर में ही छोटा सा कोई गेट टूगेदर कर लेते हैं। हाला यहीं पढ़ेगी। ठीक है, अब अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ्लैट बुक करवा दे। रात में जामन की मम्मी ने उसे जामन की पैकिंग करने के लिए कहा था। सामने कहीं बाहर चला हुआ था और हाला ने शुक्र करते जल्दी से जाकर उसकी पैकिंग शुरू की। अभी वो वॉशरूम से उसकी शेविंग किट लेने ही गई थी कि उसके रूम का डोर खुलने की आवाज आई। अब हाला परेशान थी कि अंदर ही रहे या बाहर जाए। जामन जैसे ही अंदर आया तो सामने बैग पर अपना बैग देकर यही समझा कि मम्मी उसकी चीजें रख रही है। मम्मी, मेरी वो ब्लैक शर्ट जरूर रखिएगा। वॉशरूम का खुला दरवाजा देखकर वो यही समझा कि मम्मी अंदर है। बेड के बाएं जानब लगे शीशे में अपने बाल में ब्रश करके जैसे ही वो पलटा, हाला को अपनी चीजें रखता देखकर खुशगवार हैरत हुए। ओहो, शोहर की हिदमतें हो रही हैं। सुबह से कहाँ छुपी हुई थी आप? रुखसती के बाद इसलिए नहीं की थी कि आप पर्दा स्टार्ट कर दें। जामुन उसके जन्म आते हुए बोला, आप चुप करके अभी बाहर चले जाएं ताकि मैं सुकून से आपकी पैकिंग कर दूं। कुछ मिस हो गया तो बाद में मुझे मत डांटिएगा। ना तो आज मैं इस रूम से जाऊंगा वरना और ना ही आपको जाने दूंगा। जामन की बात पर उसका मुंह और आंखें दोनों खुल गए। लगता है अब तक दिमाग से चोट का असर नहीं गया। हाला ने चिढ़कर उस पर तरस किया जो बेड पर बैग के पास बैठा दोनों हाथ पीछे बैग पर रखे उसे शरारती मुस्कुराहट से देख रहा था। मेरा ख्याल है मैं मम्मी को ही बाकी की पैकिंग के लिए भेजती हूँ। उसने हफ्ते से मुंह फैलाकर कमरे से जाने के लिए कदम बढ़ाए कि हाथ सामन की गिरफ्त में आ गया। अच्छा ना यार, अपनी क्यूट सी बीवी को तंग ना करूं तो किसको करो। उसने खड़े होते हुए हाला के गाल को प्यार से खाते हुए कहा और फिर बेड के बिल्कुल सामने लगी सीडी प्लेयर के सामने जाकर सीडीज चेक करने लगा। हाला ने सूखा सांस लिया। कुछ देर बाद एक सॉन्ग सिलेक्ट करके उसने हाला को पुकारा। एक विश पूरी कर सकती हैं मेरी? सामने ने बहुत ही आस से पूछा। वो क्या? हाला ने बैग की सिप बंद करते हुए कहा। वो यही समझी थी कि कॉफी या चाय की फरमाइश होगी। जामिन ने प्ले का बटन ऑन किया और हाला के पास आकर उसके जानम हाथ बढ़ाया। मे आई होल्ड योर हैंड लेडी? उसकी मुस्कुराहट ने हाला को मुस्मैस किया। उसने कुछ कंफ्यूज होकर अपने हाथ पर उसका हाथ रखा। जामिन ने दूसरा हाथ बढ़ाकर उसके बालों से कैचे उतारा और बेड पर उछाला। उसका एक हाथ अपने शोल्डर पर रखा और अपना बायां हाथ उसकी कमर के गिर्द बांधा। हाला हैरत से यह सब देख रही थी। अब स्टूडियो पर न्यूरा जोन्स की आवाज उभरे। लेट्स ज्वाइन माई स्टेप्स। आगे पीछे अपने पाँव को ले जाते वो उससे लाइट रोमांटिक कपल डांस करवा रहा था। आई कांट डू दिस सामन। हंसते हुए हाला बोली। वाई आर यू डूइंग दिस? आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ ही कदम मिलाते हुए हाला ने उसकी मुस्कुराती नजरों में देखा। कितना डिफरेंट शख्स अल्लाह ने उसे दिया था जो उसके हर नए दिन में उसे सरप्राइज देता था। ये मेरी बचपन की विश थी कि मैं अपनी वाइफ के साथ ही कपल डांस करूं। सामन के गैर संजीदा जवाब ने उसे हाला को क्या लगाने पर मजबूर किया। पिछले कुछ दिन वो हाला को अपने लिए इतना रोता देख चुका था कि अब उसकी हंसती मुस्कुराती याद अपने साथ लेकर जाना चाहता था। बेएहतार सामन उसके माथे पर बोसा देकर उसे नजरेबाज से महफूज रहने की दुआ की। आई वॉन्ट टू मेक एवरी नाइट एंड डे मेमोरेबल डैट वी स्पेंड टूगेदर। उसके गंभीर जज्बों से चूर आवाज पर हाला ने उसके सीने पर सर रखकर खुद को उसकी जज्बे लौटाती नजरों से बचाया। जामन उसकी मासूम सी अदा पर उसकी मुस्कुराहट नहीं रोक पाई। अगले दिन सुबह उसकी फ्लैट थी। सब उसे छोड़ने जा रहे थे, हाला भी साथ ही नकाब में। जामन सबसे मिलकर जाने लगा तो हाला आंसू साफ करने लगी कि न जाने कैसे हाला का नकाब नीचे गिर गया। उसने घबराकर जल्दी से नकाब ऊपर करना चाहा कि तब तक देर हो चुके थे और अवैध शाह जिसकी नजर गैर एहतियारी तौर पर हाला पर पड़ी थी उसके बगैर नकाब के चेहरे को शश्ता खड़ा देखता रहा। वो भी इसी फ्लैट से लाहौर जा रहा था। ये वही ऐसा एचओ था जिसने हाला के कातिलाना होने की खबर अखबार में छुपाई थी और ये रहमान शाह का बेटा भी था। डैड, आई हैव फाइंड डैड बिच। जमान शाह ने अपने बाप को मैसेज किया। साथ ही बाप की कॉल आ गई। उसने सारी तफसील से बताया। आसम मलिक को वो अच्छी तरह जानते थे मगर ये नहीं जानते थे कि वो सरफराज के बेस्ट फ्रेंड भी थे और ना ही ये जानते थे कि जामन उनका बेटा है। इत्तेफाक से दोनों जहाज में बिजनेस क्लास में थे। जामन आगे था और जमान शाह को पिछली सीट्स पर जाना था। जाते जाते उसने बहुत ही तरीके से जामन की पिक्चर्स अपने मोबाइल में लिए अपने कारिंदों को सेंड की।
आई नीड ऑल द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग दिस गाइज अर्जेंटली। और साथ ही एक और बंदे को कॉल की जो कि इस्लामाबाद में था, उसे आसम मलिक के घर की निगरानी पर लगाया। जामिन हालांकि सोते बेहद उदास था, मगर खुशी भी थी कि अब उसके एक होने में सिर्फ एक हफ्ते के दूर थे। हालांकि कल की हंसी और आज की उदासी पर हर रूप उसकी आंखों के सामने आ रहा था। कानों में हैंड फ्री लगाए से सिर की पूछ लगाए वो दुश्मन जहाँ उसे बेहद यादगार थे। फिर उसने आंखें खोलकर हालांकि नंबर पर रियाना राइस का सॉन्ग शेयर किया। हाला ने जैसे व्हाट्सएप मैसेज ओपन किया, सामने के शेयरिंग सॉन्ग को देखा। उसने हैंड फ्री बैग से निकालकर कानों को लगाए। वो लोग घर वापस जा रहे थे। सब अपनी अपनी जगह पर जामन के लिए परेशान थे। हालांकि बहुत अच्छा लगता था जब जामन अपनी फीलिंग्स के इजहार के लिए हाला से सॉन्ग शेयर करता था। अब भी रियान राइस की आवाज़ ने हाला का दिल खींच लिया था। हाला ने सॉन्ग सुनते जामन को एक और मैसेज रिसीव हुआ। मिसिंग द लास्ट नाइट वाइल लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, मिसिंग यू टू हबी। हाला ने बामुश्किल अपने आंसू रोकते हुए कहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से तपती धूप में खड़ी हो गई हो। जामन की मौजूदगी किसी ठंडी छांव से कम ना थी, मगर यह सोचकर खुद को तसल्ली दी कि एक हफ्ते की ही तो बात है, फिर कोई दूरी उनके दरमियान नहीं आएगी। लाहौर से आगे एक गांव में रहमान शाह ने अपना अड्डा बनाया हुआ था, जहां पर सब गलत काम वो करता था। आज भी वो वहीं पर मौजूद था। जमान शाह सीधा इस अड्डे पर पहुंचा जहां पर रहमान बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। जमान शाह लॉन्च में दाखिल हुआ। बाप से बगलकीर होने के बाद उसने सारी तफसील फिर से बताई और ये भी कि उसने आसिफ के घर की निगरानी शुरू करवा दिया। और फिर उसने जामन की तस्वीर भी उसे दिखाई। रहमान शाह ने उनके कंधे पर हाथ हुश होकर थपके दिए। हालांकि तरफ तो बहुत से बदले निकलते थे। न सिर्फ वो सबूत जो कि हाला के पास थे वो निकलवाने थे, बल्कि वो तमाम सबूत भी उन्हें चाहिए था जिनका इल्म सिर्फ हाला को था। क्योंकि सरफराज की मौत के बाद उसने बहुत कोशिश की कि वो सबूत मिल जाएं जो अगर ISI के हाथ लग जाते तो उसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता था। हाला से यह गलती हुई कि जब रहमान शाह ने उसे किडनैप किया तो उसने गुस्से में कह दिया था कि वह सरफराज की बेटी है। उसके पास वो तमाम सबूत है जो वो पोलनिया को दिखाकर जो पुलिस को दिखाकर उन्हें जेल करवाएगी। इन सबूतों का इल्म सिर्फ तनवीर का था। उसने हालांकि बड़े होने के बाद उसे भी बता दिया था, मगर ये नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर जाएगी। इसलिए उसने हाला को वहां से इस रात भगा दिया था और इन्हीं सबूतों की वजह से रहमान शाह उसके खून का प्यासा हो गया था। शाम तक जमान के बारे में जमान शाह को सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, सिवाय उसके कि हाला उसके नकाम है। जमान अब इस लड़की पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। आसम अल जिन है ISI का। रहमान शाह ने फिक्रमंदी से कहा, अब फिक्र ना करें, ऐसा जाल फेंकूंगा कि मछली बआसानी मेरे काबू में आ जाएगी। इस कमीनी का वो बैग ने जो इस रात यहीं पर आया गया था। अपनी शातर मुस्कुराहट से बाप को तसल्ली दी। 2 दिन बाद जमान शाह जामन के ऑफिस में पहुंच चुका था, जहां पर वो अपने आर्मी के यूनिफॉर्म में थे। सर, SHO जमान शाह आपसे मिलना चाहते हैं। जामन उसका नाम सुनकर ठटका। अंदर भेज दो, उस लम्हे के तवक्को के बाद कहा। थोड़ी देर बाद इस जमान शाह अंदर दाल हुआ। दोनों ने मुसाफा किया। जी फरमाइए, क्या हिदमत कर सकता हूँ आपकी? सामा ने उससे अपने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। हिदमत तो नहीं, बस एक हमारी कीमती चीज़ आपके तहवील में है, वो चाहिए। जमान शाह ने अपनी कड़क मुस्कुराहट से जामन से कहा। जामन यकदम अलर्ट हुआ। मैं समझा नहीं। मेरी कज़न हाला इस वक्त, उसे कुछ दिन पहले मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आपकी फैमिली के साथ देखा था। तो जामन ने अपनी बेतासर आंखों से उसे देखा। तो ये कि आप उसे हमें वापस कर दें, और ये भी कि एक मासूम की वो जान लेकर वो भागी है। मैं चूंकि एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ और मैं रिश्तेदार को भी सजा देने से गुरेज नहीं करता, और आप कैसे आर्मी ऑफिसर हैं जिसने एक कातला को पनाह दी हुई है। हाँ हाँ हाँ, जिम्मेदार जो अपनी ही कजन की इज्जत पर अपने माताहतों से डाका डलवाए। जामन के कहने पर उसने कहका लगाया। वो मेरी मनकुआ है सर, मैं मर कभी ऐसा नहीं करता था। ये क्या बकवास है? जमान की बात ने उसका दिमाग पक से उड़ा दिया। बकवास नहीं, सच है। जमान की बात ने उसने मुठियां बीची। सबूत? जामिन ने चैलेंजिंग नजर से उसे देखा। जरूर। हबासा से मुस्कुराते हुए उसने अपनी जेब से एक पेपर निकालकर उसके जाना पढ़ाया। जामिन ने गुस्से से वो पेपर उसके हाथ से लिया। उसे पढ़कर ऐसा लगा कि उसकी ऑफिस की छत उस पर गिर गई हो। इतना बड़ा धोखा, वो नाकामनामा था जिस पर हालांकि साइन थे। विन सिग्नेचर्स को कैसे भूल सकता था? उम्मीद करता हूँ जल्द ही उसे हमारे हवाले करोगे, नहीं तो बंदा निकलवाने के और भी बहुत से तरीके मुझे आते हैं। जमान शाह अपनी जगह से खड़ा होता धमकी देकर उसे हैरान परेशान होकर चला गया था। जमान शाह का चले जाने के बाद जामिन ने अपना नकामनामा निकाला। वो गिनने के अंदाज से उस पर बैठा और सर दोनों हाथों में थाम लिया। ये किस्मत ने कैसा मजाक किया था जिसे वो अपना सब कुछ मान चुका था। वो इस तरह उसके जज्बों का इत्तेसाल करेगी वो सोच भी नहीं सकता था। उसने फोन निकाल कर कोई नंबर मिलाया। इस्लामाबाद की वेरी नेक्स्ट फ्लैट कब किया और उसमें एक सीट अवेलेबल होगी, नहीं भी है
तो किसी तरह अरेंज करवाकर मुझे कॉल करो। 5 मिनट बाद ही उसके मातहत की कॉल आई। हेलो, ओके 4 बजे ठीक है। उसने घड़ी पर टाइम देखा तो 3 बजे थे। वो अपने ऑफिस में बनी अलमारी के जाने पर वहां से जीन्स और टी शर्ट निकाली। वह ऑफिस में कुछ कपड़े जरूर रखता था ताकि कभी कभार उसे वहीं से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाता था। वो तेजी से वॉशरूम के जाना बढ़ा। शाम 6 बजे का वक्त था। हालांकि इस वक्त घर में अकेली थी। रिमशा और जामन की मम्मी इसके लिए शॉपिंग करने गए हुए थे, जबकि आसम साहब भी किसी दोस्त से मिलने गए हुए थे। वो लान में रखी कुर्सी में बैठी शाम का मंजर एंजॉय कर रही थी कि मेन गेट से जामन को आता देखकर वो हैरत और खुशी से यकदम अपनी जगह से उठे। जामिन सीधा उसकी जानब आया। मम्मी कहाँ है? ना सलाम दुआ ना कोई गर्म जोची। हालांकि यकदम ठटके। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपने बताया ही नहीं अपने आने का। हाला ने हफ्की से कहा, जितना पूछा है उतना जवाब दो। जामिन के साथ लहजे पर वह हक्का बक्का रह गई। मम्मी और रिक्शा शॉपिंग पर गई हैं और डैडी भी नहीं है। वो भी अब इन दोनों को मम्मी और डैडी ही कहती थी कि ये ताकीद उन्होंने ही की थी। पानी का गिलास लेकर मेरे रूम में आओ। जामिन गुस्से से उसे हुक्म देता लंबे लंबे डग पड़ता हुआ अंदर चला गया। हाला परेशान होती पानी का गिलास लेकर जीना तय करने लगे। उसे तो जामिन का अजनबी लहजा परेशान करा था। ना करके वो कमरे में आए तो नजर सामने बेड पर टांगे लटका कर बैठे जामिन पर पड़े। वह डरते डरते उसके पास आई और पानी का गिलास दिया, जिससे वो एक सांस में हाली कट गया। फिर गुस्से से पास पड़ी हुई हाला को देखा जो उसके गुस्से को समझने से कासर थी। जामिन, क्या बात है, क्या हुआ है? उसने डरते डरते उसे पूछा और यही पूछना गजब हो गया। जामिन ने पूरी कुव्वत से गिलास सामने दीवार पर दे मारा, जो कि चिनक से टूट कर गिरा और हाला के हलक से चीख निकल गई। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मुझे ये पूछो कि क्या क़यामत गुजरी है मुझ पर? जामिन बेड से उठते जोर से चला। ये देखो, देखो इसे, क्या है ये? जामिन ने गुस्से से उसके सामने वो निकाहनामा लहराया जो जमान शाह उसको देखकर गया था। हाला ने लदरते हाथों से उसे पकड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये झूठ है। बेएहतियात आंसू उसके गाल पे फिसलते रोती हुई आवाज में उसने अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाह के जामिन के जोरदार थप्पड़ से वह उल्ट कर नीचे गिरे। जामिन ने कोई परवाह न करते उसके पास बैठते बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया और अपना निकाहनामा उसके सामने किया। मुझे आप इसको और उसको देखो, कहाँ कोई फर्क है, बताओ। जामिन ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसके आगे जमीन पर दोनों निकाहनामे रखे और उसके बाद झटकते हुए छोड़ दिया। हालात दोनों को देखकर सर पकड़कर बैठ गए। उसे नहीं याद पता था कि इस रात ऐसा कुछ हुआ था, तो फिर कैसे उसके साइन उन्हें पता चले। फिर स्पार्क हुआ कि उस रात उसका बैग वहीं पर आ गया था और उसकी चेकबुक। बस फिर वो सब समझ गई, मगर उसने जामिन को कोई वजाहत देने का फैसला ना किया। ये सब झूठ है, मगर फिर भी मैं अब आपको कोई वजाहत नहीं दूंगी। एक अज़म से उठते वो जामिन के मुकाबले आके खड़ी हुई। किसी खुश फहमी में मत रहना तुम। अगर मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। मैं जिंदा तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा, मगर किसी और के हवाले नहीं करूंगा। जामिन ने उसके बाजू को सख्ती से पकड़ते हुए कहा और झटके से छोड़कर चला गया, जबकि वह किस्मत की इस सितम तरफी पर सवाए मातम के और कुछ नहीं कर सकती थी। अभी वो घर से बाहर निकला ही था कि उसे अवैस आलम की कॉल आ गई। कहाँ हो? फौरन मेरे पास पीसी में पहुंचो। अवैस आलम किसी केस के सिलसिले में रावलपिंडी आए हुए थे और पीसी में ठहरे हुए थे। उन्हें तनवीर के थ्रू इस नकली निकाहनामे का पता चला था। उन्होंने जामिन के ऑफिस कॉल की, वहां से पता चला कि वो इस्लामाबाद आया हुआ है। उन्होंने कॉल करके उसे फौरन बुलाया। जामिन का दिमाग इस वक्त खोल रहा था। उसने गाड़ी का रुख होटल की जानब किया। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके उसने दोबारा उन्हें कॉल की और कमरा नंबर पूछा। फिर सीधा उनके कमरे के जाना पड़ा। समान, आज तुम्हारे पास आया था। उन्होंने सारी कहानी कह सुनाई। तुम्हारे ख्याल में ये सही है या गलत? उन्होंने से जांचती नजर से देखा। सर, वो साइन हालत के ही हैं, वो बिल फर्स्ट नहीं है, तो उनके पास कहाँ से उसके इतने एग्जैक्ट साइन आए? जामन की बात पर वो मुस्कुराए और फिर उसकी तनवीर से बात करवाई, जिसने उसे चेक बुक का राज खुला और उनके एक माहिर बंदे का बताया जिसने हाले के साइन की कॉपी किए थे। जामिन तो शशतर रह गया था। ये क्या हो गया? उसने काल बंद करके फोन अवैस साहब को पकड़ाया। उसकी हालत देखकर उन्हें ये अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि वो हाला के साथ कुछ गलत कर बैठा है। जामिन, गलत फहमी में किस हद तक नुकसान कर चुके हो? क्या वापसी का कोई रास्ता खुला छोड़कर आए हो? उन्हें सबसे पहले शक यही हुआ कि कहीं जामिन हाला को तलाक ना दे आया हो। बहुत बुरा किया है, फिर भी शुक्र है कि इंतहाई हद तक नहीं पहुंचा। जामिन उनकी बात का मफहूम समझते हुए बोला। जामिन, जज्बात को अकल पर कभी भी हावी मत होने देना आइंदा, और याद रखना कि गलतियां हर कोई करता है, मगर उनसे हमेशा सबक सीखना, दोहराना मत। अल्लाह तुम दोनों के लिए बेहतर करेगा। वो सब राज जो हमने सरफराज को दिए थे, उन्होंने बैंक के लॉकर में रखवाए थे
और अब तनवीर मुझे वो सब दे चुका है। हाला को भी पता है और उसने गलती से उनको बताकर अपने लिए मजीद खतरा मोल लिया है। अब उसकी और भी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि रहमान किसी भी वक्त अब कुछ भी कर सकता है। उसके अरेस्ट वारंट मैं बनवा रहा हूँ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन्वॉल्व कर रहा हूँ ताकि उसके बचने की कोई भी सूरत ना। उम्मीद है कल तक काम हो जाएगा और फिर ही हम उस पर हाथ डाल सकेंगे। तब तक तुम्हें बहुत ही अलर्ट रहना है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि सामने के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो, मैंने कहा था ना कि सीधी तरह उसे मेरे हवाले कर दो, मगर तुम्हें शायद बात समझ में नहीं है। अपनी चिड़िया मैं तुम्हारी कैद से निकाल आया हूँ, मगर तुमने उसे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की गलती की उसकी सजा जल्दी तुम्हें मिलेगी। क्या बकवास करे तुम। हेलो हेलो। सही मायनों में तो क़यामत आप टूटी थी सामान पर। समान शाह की आवाज ने गोया सूर फूंका था उसके कानों में। क्या हुआ? अवैध सलम ने सर पकड़े जामन को झंझोरा। उस बास्टर्ड ने हाला को किडनैप कर लिया। उसके मुंह से बामुश्किल ये अल्फाज निकले, फौरन घर चलो। जामिनी के चले जाने के बाद उसे लगा इस घर में उसका दम घुट जाएगा। वो कुछ देर के लिए यहाँ से निकल जाना चाहती थी। उसने आंसू साफ किए, सामने के कमरे से निकलकर वो रिक्शा के कमरे में आई, चादर अच्छे से ली, मुंह छुपाया, नीचे आई और गेट के बाहर बढ़ गए। एक गलती समा ने की थी, उस पर एतबार ना करके अब एक गलती हाला ने की थी, इस चार दीवारी से अकेले निकलने की। और फिर गलतियों का तावान तो बढ़ना पड़ता है। चाचा प्लीज दरवाजा खोल दे, मैं बस यहाँ ही करीबी पार तक जा रही हूँ, उसने चौकीदार को कहा। मगर बेटा आपको अकेले जाने की इजाजत नहीं है। उन्हें आसम साहब ने साथी से मना किया था कि हाला को अकेले ना निकलने दें। बाहर अंकल के गार्ड्स हैं ना, आप उनको कहें कि मुझे फॉलो कर ले। चाचा ने उन्हें फोन किया और यूं हाला करीबी पार तक आ गए। इस वक्त वो कहीं भाग जाना चाहती थी। वो गाल अभी भी सुना रहा था जहाँ पर सामने थप्पड़ मारा था। इस थप्पड़ से भागा सामन की बेतबारी उसे मार डाल रहे थे। क्या वो इस काबिल भी नहीं थी कि उसे एक मौका भी सामन देता? इन्हीं सोचे में वो आगे बढ़ती जा रही थी। पार्क में इस वक्त इक्का दुक्का लोग मौजूद थे। हाला ये नहीं जानती थी कि आसम साहब के कारिंदों के अलावा समान के बंदे भी उसे फॉलो कर रहे हैं। समान के बंदे इत्तरात की ओट में आसम साहब के बंदों का निशाना लिए हुए थे। उन्होंने ऐसी गोलियां उनकी जान फेंकी जिनकी पिस्टल से निकलने की कोई आवाज नहीं थे और उनके आगे ऐसा लिक्विड लगा हुआ था जो इंसान के जिस्म में गोली के थ्रू जाते ही उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर देता था। जैसे ही आसम साहब के कारिंदे बेहोश हुए, समान के एक शख्स हाला के पास आया जो बेंच पर इर्द गिर्द से बेगाना बैठी हुई थी। उसने पीछे से एक रुमाल हाला के चेहरे पर रखा और आस्तिकी से हाला को उठाकर पार्क के पिछले रास्ते से निकल गया जहां पर जमान शाह की गाड़ी में बैठा हुआ था। जामन और अवैस आलम जैसे ही घर पहुंचे, वहां पर रिमशाह, सामन की मम्मी और आसम साहब पहले ही मौजूद थे, जिन्हें चौकीदार ने हाला के घर से बाहर पार करने का जाने का बता दिया था। उन्होंने अपने मसीद बंदे पार के जाना बेच दिए थे। क्या बकवास कर रही हो? ठीक है, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा। क्या हुआ? अवैस साहब ने आसम अलम से पूछा। वो दो लड़के जो हाला को फॉलो कर रहे थे वो पार्क पे बेहोश मिले। उन्होंने तफसील बताई। मुझे सर बाका को कॉल करनी चाहिए, अब उन्हें खुला छोड़ना खतरे से हाल ही नहीं। अवैस आलम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जिक्र करते हुए उन्हें कॉल किया। कुछ देर बाद ही उनके पीए ने लाइन थ्रू करवाई थी। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर आपको कल एक फाइल भिजवाई थी। जी जी, रहमान शाह के। सर उसके अड्डों पर रेड करना मस्ट हो गया क्योंकि उसने हमें पर्सनल अटैक किया और आसम मलिक की बहू को कुछ देर पहले किडनैप किया। सर वो बस अभी तो निकाह किया। सर आपकी परमिशन हो तो आज रात ही। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। उनकी गुफ्तगू से उन्हें अंदाजा हो गया था कि सर बाकर ने उन्हें परमिशन दे दिया। सर ने कहा है आप रेड की तैयारी करें, उनका एक बंदा अभी उसके वारंट गिरफ्तारी लेकर यहाँ पर पहुंच रहा है। उन्हें जामिन को देखते हुए कहा कि इसी वक्त तनवीर की कॉल आ गई। हेलो तनवीर, क्या रिपोर्ट है? अवैस साहब ने पूछा। सर वो हाला को लेकर अपने अड्डे पर हैं, जब आप लोग पहुंचे मैं यहाँ के कुछ रास्ते क्लियर करवाता हूँ, अब बेफिक्र होकर आए। मैंने अपनी एक अलग टीम उसके खिलाफ बनाई हुई है, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। ये कहते साथ ही उसने कॉल काट दी। लाहौर कॉल करके सबको अलर्ट कर दो जामन। उन्हें जामन को हदायत देकर समिया को कॉल की। हाँ बेटा, मैं तुम्हें नंबर सेंड कर रहा हूँ, ये तनवीर का है। तुम अपने सॉफ्टवेयर पर उसकी लोकेशन अभी सर्च आउट करो, हम आज रात ही रेड कर रहे हैं। समिया को हदायत देकर वो फारूक हुआ ही थी कि बाका साहब का बंदा वारंट गिरफ्तारी लेकर आ गया। उन्होंने पेपर्स पकड़ाए और सीधा आर्मी एयर बेस पहुंचे। रास्ते में ही हेलीकॉप्टर रेडी करने को कहा। उनके पहुंचते ही तमाम इंतजाम पूरे थे और वो और जामिन हेलीकॉप्टर में लाहौर की जानब रवाना हुए। यू ब्लडी बिच, हमारे खिलाफ सबूत देने लगी थी, पता किधर है वो पेपर?
जमान शाह कुछ देर पहले ही उसे लेकर अपने अड्डे पर पहुंचा था। ऊपर वाली स्टोरी में एक बेडरूम उसे लेकर पहुंचा था। उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोला, मर जाऊंगी मगर कोई सबूत तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। इतना बार थप्पड़ खाने के बावजूद भी वो न डर लहजे में उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले। तनवी भी पास खड़ा बामुश्किल उस पर काबू को रखे हुए था। बहरहाल वो उनके रेड से पहले ही जमान शाह यहाँ पर रहमान शाह को किसी किस्म का शक नहीं होने देना चाहता था कि वो इनका बंदा है। क्या बकवास की है। जमान शाह तो बिफर गया था और फिर थप्पड़ों की बारिश उसने हालांकि मुंह पर कर दिया। उसका होंठ फट गया था और मुंह पर नील पड़ गया। बांधो इस बीच को, कल तक एक दो और उससे भी खतरनाक खुराकें मिलेंगी ना तो सीधी हो जाएगी। अकड़ती है जमान शाह के आगे, जिससे एक जमाना पनाह मांगता है। जमान शाह मुंह से कफ उड़ाता हुआ तन्वी को कहकर चला गया था। वो आहिस्ता से उसके करीब आया, आहिस्ता से उसे सीधा किया तो उसका दिल कट गया था। हालांकि सूजा चेहरा देकर अपने जिस दोस्त माँ भाई उसकी औलाद के लिए उसने उम्र तक दी थी, आज उसके सामने उसका क्या हाल हुआ। उसे बामुश्किल अपने आंसू रोके, क्योंकि इस वक्त जज्बात से नहीं अकल से काम लेने का वक्त था। जरा सी भी चौक होती तो हालत सबके हाथ से निकल जाती, लिहाजा उसने अपने जज्बात को काबू किया। हेलीकॉप्टर से उतरकर वो दोनों हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां पर उनकी टीम पहले से ही तैयार थी। सम्या ने जगह ट्रेस आउट करके पूरा मैप उनके सामने खोला। साथ साथ तनवीर के मैसेज जिस पे आ रहे थे कि कौन कौन से एरिया उन्होंने हाल करवाया है। सिवाय समिया और असवंत के और किसी को पता नहीं था कि इस रेड में जामन की बीवी को भी बाजियाब करवाना है। वो सब अल्लाह का नाम लेकर गाड़ियों में निकले। समिया में साथ ही वो वक्तम फवक्तम मैप से वही रास्ता बता रहे थे। इस एरिया से कोई भी 100 गज के समीप पर सिर्फ ऊंची ऊंची घास और दरख्त है। दूर से देखने पर कोई ये अंदाजा नहीं कर सकता था कि यहाँ कुछ दूर कोई रहायश भी हो सकती है। जामन गाड़ियों से उतरता हुआ अपनी टीम को लीड करता हुआ जमीन पर लेटकर आगे बढ़ा था। यहाँ तक कि वो रहायशी एरिया के पास आ गया। सामने ने सबको मुख्तलिफ रास्तों से अंदर जाने को कहा। तनवीर बता चुका था हालांकि ऊपर के पोर्शन में रखा गया है। अमन असवंत को अपनी ड्यूटी ट्रांसफर करके खुद ऊपर के पोर्शन की तरफ पानी की पाइप से चढ़ा। किसी सांप की तरह वो उस कमरे की खिड़की के पास पहुंचा जहां पर हालात थे। जामिन ने खिड़की से जरा सा झांक कर देखा तो उसे जमान शाह और रहमान शाह नजर आए। कुछ मुंह खोला उसने या नहीं। रहमान शाह गुस्से से घूरता हुआ बोला, नहीं बहुत दीठ है। जमान शाह की लाल अंगार आंखें उस पर जमी हुई थी। बस फिर आज की रात तुम उसे कमरे में रह कर उसे अपनी जुबान में समझाओ। अभी रहमान शाह की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नीचे से फायरिंग की आवाज आई। ये क्या हो रहा है? तुम इसको नहीं छोड़ना। रहमान शाह घबरा कर भागा। इसी लम्हे जामन शीशे को तोड़ता कमरे में आया। तुम? जमान शाह को उसे देखकर शशतर आ गया था। उसके वहमो गुमान भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये लोग कोई एक्शन ले लेंगे। वो इस वक्त हाली हाथ था। जामन ने गन का रू उसके जन्म काट के उससे हाथ उठाने का कहा। हाला को जिस कुर्सी से बांधा गया था उसकी पूछ जामन के जन्म थी। उसने अभी हाला को नहीं देखा था और ना ही हाला ने उसे, मगर उसे पता चल गया था कि उसका नजाहा जिंदा आ गया। हाँ मैं तुम्हारा बाप। जामन ने दांत पीसते हुए कहा। अब नीचे से फायरिंग की आवाज आनी बंद हो गई थी। उसने हाथ पर आकर हाला की कुर्सी का रूह अपनी जन्म किया और जो चेहरा उसके सामने आया था उसने उसके अंदर गुस्से की शदीद लहर पैदा की। जगह जगह नील और फटा हुआ होंठ जिस पर उस अब खून जम चुका था। जामन को हालांकि जन्म मुतवज्जो देकर जमान ने भागने की कोशिश की, मगर जामन की गन से निकलने वाली गोली ने उसकी टांग जख्मी करके उसकी कोशिश नाकाम बना दी थी। जमान ये भूल गया था कि सीक्रेट एजेंट्स की 2 नहीं 10 आंखें होती हैं। इस वक्त तनवीर अंदर आया। जामन हाला को लेकर चलो, सब को हमने काबू कर लिया। जमान तो तनवीर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर शस्त्र रह गया था। अब उसे समझ आ गया था कि जमान लोग कैसे इतनी जल्दी हरकत में आ गए। आस्तीन के साम जमान तनवीर पर फनकारा, मगर जख्मी टांग की वजह से कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। आप हाला को लेकर चलें, इस कमीने को मैं उसके अंजाम तक पहुंचा कर आऊंगा। जिसने मेरी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की उसे मैं इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता। ड्रिल मशीन कहाँ है? उसने अपनी नजरें समा पर जमाते हुए कहा, जिसमें से चंगारियां निकल रही थी। तनवीर ने इस कमरे की एक अलमारी से ड्रिल मशीन निकालकर जामन को दी। जामन? हाला ने परेशान होकर उसको देखा। अंकल उसको लेकर जाए। जामन तो जैसे हाला की आवाज सुनकर ही नहीं रहा था। तनवीर हाला के हाथ पांव खोलकर उससे लेकर बाहर निकल गया। अंकल जामन क्या करने लगे हैं उनके साथ? हाला ने बाहर आकर दहशत से तनवीर को देखते हुए कहा। साथ ही अंदर से ड्रिल की और किसी की दिल दोस्त चीहों की आवाज है। ये हाला तो दहशत से कुछ बोल भी नहीं पाई थी। उसने मेरी जिस प्यारी बेटी का ये हाल किया है ना, तो एक गोली उसका बदला लेने के लिए काफी नहीं है। बस अब तुम चलो यहाँ से। ये कहते ही वो शस्त्र करीबी हाला को लेकर बाहर आ गए।
अगले कुछ दिनों में ही रहमान का सारा न सिर्फ गैंग पकड़ा जा चुका था, उनके तवसत से बहुत से और भी शर्पसंद गिरोहों को पकड़ा जा चुका था जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दी के वाक़े में इन्वॉल्व थे। रहमान ने उन्होंने ये भी कन्वेंस करवा लिया था कि सारे राज को उस रात उसी ने मरवाया था और इस जुर्म में उसे फांसी की सजा सुनाए थे। असमंद और समिया की शादी तय हो गई थी। हाला को आजम साहब अपने घर ले आए थे, जबकि जामन का सब ने बाइक काट दिया था क्योंकि हाला ने सबको उस शाम की थप्पड़ वाली बात बताकर रुखसती से इनकार कर दिया था जो हाला के चेहरे के जख्म ठीक होने के हफ्ते बाद रखी गई थे। मगर वो सब जाने के बाद सबने उसका साथ दिया, उसका अपने ही घर में दाला ममनू कर दिया था। जामन को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए थे। रोज वो हाला को कॉल करता, डेटो मैसेजेस मगर किसी का रिप्लाई नहीं कर रहे थे। एक दिन तंग आकर उसने बहन को फोन किया। क्यों फोन किया है आपने मुझे? वो गुस्से से बोले। यार क्या हो गया है तुम सबको, बस कर दो अब। भाभी बाई से ज्यादा प्यारी हो गया। याद करो वो दिन जब मैं तुम्हारी एक एक बुक ढूंढने के लिए ट्रेनिंग से थका हुआ आया था और फिर भी वो सारा दिन सड़कों पर मारा मारा फिरता था। वो दिन भी याद करो जब बारिश में गाड़ी खराब हुई थी और सर्दियों के बारिश में तुम्हें भीगने से बचाने के लिए मैं वर्कशॉप तक गाड़ी को दिक्कत लगा कर लेकर गया था। और आज मेरी एक गलत फहमी की वजह से तुम सब इतनी कड़ी सजा दे रहे हो। अपनी फैमिली होते हुए तन्हा हो गया हूँ। जामिन ने पूरी तरह प्लानिंग करके रिमशा को घेरा था और अपनी जज्बाती एक्टिंग पर उसका दिल किया खुद को अक्सर दे दे। अच्छा भाई बस करो, मैं तो कब का तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, मगर भाभी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आखिर रिमशा उसके जज्बाती बातों के जरिए असर आ ही गई। तुम्हारी भाभी की तो ऐसी की तैसी, अब वो मेरी प्लानिंग देखे। ये सब वो सिर्फ दिल में सोच सका था। तुम बस मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे करना। और हाँ प्लीज उसकी कोई पिक्चर ही सेंड कर दो, आई वाना सी हर। निमिषा को अपने साथ मिलाते हुए आखिर में दिल के हाथों मजबूर होकर उसने कहा ओके वो तो मैं अभी कर देती हूँ, ओके बाय नाउ। रिमशा खुद भी अपने भाई भाभी को अब इकट्ठे देखना चाहती थी। रिमशा वाओ भाभी वाओ कितनी क्यूट लग रही हैं आप इस कलर में, चलें एक सेल्फी हो जाए। वो जो लॉन्च में बैठी हुई समिया की शादी में पहनने के लिए कपड़ों के डिजाइन देख रही थी। रिमशा की इस मासूम से फरमाइश पर बेहतर उस पर उसे प्यार आया था। अगर भाभी को पता चल गया ना किस मकसद से ये पिक्चर ले रही हूँ तो ये हाथ जो मेरे गिर्द प्यार से लिपटा है ना, मेरी गर्दन दबाने में एक सेकंड की देर न लगाए। जामिन ने बेचैनी तो इंतजार करता रिमशा के मैसेज का। कितने दिन हो गए थे इस दुश्मन जान को देखे हुए। कुछ देर बाद उसे व्हाट्सएप मैसेज की ट्यून सुनाई दी। उसने तेजी से मैसेज ओपन किया तो रिमशा और हाला की तस्वीर नजर आई। लाइट लेमन और फ्रोजी ड्रेस में वो हमेशा की तरह उसके दिल की दुनिया तह बला काटती। मिसिंग यू स्वीट हार्ट तीर बिली। कितने ही उसके संगत में गुजरे हुए यादगार लम्हे उसकी आंखों के आगे से गुजरे थे। यार तुझसे ज्यादा बेमर्दा दोस्त ना देखा ना सुना। जामिन ने असमत को कॉल की जो कि अपनी शादी की छुट्टियां लेकर घर गया हुआ था। एक दिन बाद मेहंदी भी थे। अगली बकवास कर। असमत का दिमाग भी हाला वाली बापा तपा हुआ था। यार बस कर अब, क्या सबके साथ साथ तुझे से भी माफी मांगू? वह सब शदीद मोहब्बत में हो गया था। जामिन ने अपने दफा करने की कोशिश की। बेटा अगर मोहब्बत में ऐसा किया तो फिर रुखसती के बाद हम हाला को नीलो नील ही देखेंगे। असमत के तंज पर वह मुश्किल अपना क्या कर रोक सका। अच्छा यार तो बस कर, मेरा अपनी शादी में आने वाला मामला बहाल कर। डैडी ने तो साथी से मुझे मना किया कि मैं तेरी शादी में नजर ना है। तुझसे फटे अपनी जगह, मगर तेरे बगैर तो निकाह के पेपर पर साइन नहीं करूंगा ना। असमत की मोहब्बत पर उसे फहर हुआ। थैंक्स पड़ी, मगर इलाका गैर में यह खबर ना पहुंचे। जामिन तो कितना डरता है ना हाला से। हा हा हा। असमत की हंसी से तपाया। बेटा कुछ दिन बाद तुझसे पूछूंगा। हेलो यार मैं एक ड्रेस भेज रहा हूँ, प्लीज किसी भी तरह से हाला ने मेहंदी की रात यही पहनना है। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुमने उसे कैसे मनाना है। जामन के मैसेज से मसमिया को अच्छा खासा परेशान किया था। बाई बाई खुद तो मजनू बने हुए हैं, मुझे किस बात की सजा दे रही हो? रिमशा ने बेचारगी से सोचा। शाम में रिमशा ने एक पार्सल वसूल किया था। भाभी आपसे रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज मानेंगे? समिया पार्सल लेकर हाला के पास आई थी। हाँ स्वीटी क्यों नहीं, हाला ने प्यार से उसे कहा था। दोनों इस वक्त रिमशा के ही रूम में थे। मैंने नेट पर एक ड्रेस देखा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने आपके लिए ऑर्डर दे दिया। मेरी विश है कि आज आप यहीं पहने। रिमशा ने मोहब्बत से कहा था। ओ डियर थैंक यू, मगर अब इसका क्या करूं जो कल हम लेकर आए थे? उसने बेचारगी से कहा। अच्छा चलो दिखाओ, यही पहन लूंगी। खुश, उसने मोहब्बत से कहा था। ओ थैंक यू। हाला ने पैकिंग खोली तो उसमें बहुत ही स्टाइलिश ऑयल ग्रीन और ऑरेंज और रेड के रंगों के मतराज का गरारा और लॉन्ग शर्ट पर नफीस मगर हैवी काम हुआ था। ये तो ब्राइडल ड्रेस लग रहा है। हाला ने उलझते हुए कहा। प्लीज भाभी। ओके ओके। हाला के मान जाने पर उसने मोहब्बत से उसे गले लगाया और जामिन को डन के साथ ही विक्ट्री का निशान भेजा।
ये असवंत की मेहंदी के फंक्शन की बात ही हर जानब रंगो बू का सैलाब था। सवाई हालांकि सबको बताया जा चुका था कि सामन आ रहा है इस फंक्शन में। असवंत ने बड़ी पसोपच के साथ ही बल्लाहर साहब को मना लिया था। हालात सामन के भेजे हुए सूट में किसी रियासत की शहजादी से कम नहीं लगे थे। लंबे घने बाल खुले हुए थे, खूबसूरती से किए गए मेकअप में नाजुक से ज्वेलरी पहने, माथे पर एक साया पर झूमर लगाए यहाँ से वहां फिर रहे थे। सारा फंक्शन असवंत के घर के लॉन में अरेंज किया गया था। पहले लड़की वालों ने मेहंदी लगानी थी, फिर लड़की वालों ने। चूंकि कंबाइंड फंक्शन था सो दोनों सेट्स ने बारी बारी आना डिसाइड किया। आजम साहब और जामन की मदर बड़े फहर से हाला का तारफ अपनी बहू की हसीयत से सब में करवा चुके थे। हाला समिया की बहन के फ्रेश इंजाम दे दी। सो जब लड़के वाले थाल उठाए मेहंदी लेकर आए तो हाला उनको रिसीव करने एंट्रेंस के एंड पर समिया के घर वालों के साथ ही खड़ी थी। असमंत की बहनें और कजन मेहंदी के थाल पकड़े आगे थी, जबकि लड़के को उसके दोस्तों ने लाना था। हाला फूलों के थाल पकड़े खड़ी थी। जैसे असमंत के कजन मेहंदी लेकर अंदर आ गए तो उनके पीछे 10 हैवी बैग्स पर असमंत के कजन्स ने पहले एंट्री दी। सब लड़के व्हाइट शलवार कमीज पर डिफरेंट कलर की बास्केट पहने गागल्स लगाए हुए थे। सबने उस मंजर को एंजॉय किया और चीखें और तालियां बजाकर लड़के वालों की ऐसी एंट्री को एप्रिशिएट किया। आखिर में 2 हैवी बाइक्स, जिनमें एक पर असमंत और दूसरी हैवी बाइक पर बैठे शख्स को देखकर हाला को लगा कि उसके चारों जानब रोशनियां पड़ गई हैं। दिल के किसी कोने में बहुत ही शदीद ख्वाहिश थी इस सितमगर को आज देखने के। वाइट शलवार कमीज पर आयल ग्रीन बास्केट पहने, गागल्स लगाए, वो किसी भी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी बाइक बिल्कुल हाला के पास रोकी और फिर उससे उतर कर उसे नजर बढ़कर देखा। हाय माई लेडी, हल्के से उसके पास से गुजरते वो बोला था, जबकि हाला तो अभी तक इस शहर की मुस्कुराहट के साइड से नहीं निकल पाए थे। जिस कदर वो हर्ट हुई थी, अभी इतनी जल्दी वो उसको माफ करने के हक में नहीं थे। वो स्टेज के पास खड़ी मिठाई की चीजें अरेंज करती स्टेज पर पहुंचा रही थी कि उसके व्हाट्सएप मैसेज की ट्यून आई। उसे मैसेज ओपन किया तो मजामन का मैसेज था, Wanna take you tonight to a place where no one could see you and I will kid you. I will tell you how much I love you. वो साथ ढेर सारे हार्ट्स और किसिंग इमोजी थे। हालांकि एक गाल तहक उठे थे। उसने गैर एहतियाती तौर पर जो ही नजर उठाकर सामने देखा था तो स्टेज पर असफंद के साथ बैठे जामिर से नजर मिली, जो उसके ब्लैशिंग फेस को देख रहा था। उसे अपनी तरफ से देखता पाया तो अपनी शरारती मुस्कुराहट समेत उसे आंख मारी। हाला ने बेहतियात रुख फेर कर अपने दादा करते दिल को संभाला। मेहंदी की रस्म के बाद जैसे ही ग्रुप फोटोज का सिलसिला शुरू हुआ, असफंद ने आजम साहब और उनकी फैमिली को आने का कहा। आजम साहब और उनकी फैमिली और उनकी बेगम समिया और असफंद के साथ ही सोफे पर बैठ गए थे, जबकि हाला और रिमशा सोफे के पीछे चली गई थी। हाला ने शुक्र किया कि जामा नहीं था वहां, मगर ये शुक्र थोड़ी देर का था। जैसे ही फोटोग्राफर पिक्चर लेने लगा, असफंद ने उसे रोककर इधर उधर देखा कि दाईं तरफ से सामने नाता दिखाई दिया। हाला जज्बस हुई जब जामन उसके दाईं तरफ आया, क्योंकि उसके बाईं तरफ रिमशा खड़े थे। अभी फोटोग्राफर तस्वीर लेने ही वाला था कि हाला को अपनी कमर पर जामन का हाथ सरसराता हुआ महसूस हुआ। उसकी तो सांसें सीने में अटक गए। भाभी प्लीज थोड़ा सा स्माइल करें। फोटोग्राफर भी उनको जानने वाला था, जिसको पता था कि हाला जामन की मनकुआ है। हाला ने एक गुस्सैली नजर जामन पर डाली, जो सामने देता शरारती अंदाज से मुस्कुरा रहा था। हाला ने एक सेकंड में कुछ सोचा और अपना पाँव अंदाजे से आगे करके अपनी हील के नीचे जामन का पाँव से जोर से दबाया। जामन यकदम किया और हाला ने फौरन पाँव खींचकर मुंह नीचे करके अपनी हंसी कंट्रोल की। क्या हुआ? सबने यकदम परेशानी से पूछा। नहीं, वो पाँव पर कुछ काटा है। असमन परेशानी से खड़ा हुआ देखा था। खाने के बाद रिमशा हाल के पास आई थी। भाभी, वो अवैस अंकल बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि आपसे कुछ बात करनी है। तो क्या वो जा रही हैं? हाला ने हैरान होकर पूछा। शायद आप जल्दी से आ जाएं। हाला तेजी से अपना लहंगा उठाए बाहर आई थी। अभी वो गाड़ी में निकलकर उनकी गाड़ी ढूंढ रही थी कि एक हाथ ने उसका हाथ थामा। उसे डर कर देखा तो वो जामिन था, जो उसके लिए अपनी गाड़ी की जानब बढ़ रहा था। क्या कर रही हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़े मेरा हाथ। वो उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, जो खामोशी से उसे लिए गाड़ी में बिठाकर तेजी से ड्राइविंग सीट की जानब आया। मबादा वो लॉक खोलकर उतर दिए। बैठते साथ ही वो जन से गाड़ी भगा कर ले गया। आप लॉक खोल रहे हैं या मैं शोर मचाऊं? हाला को समझ आ गई थी कि जब तक जामिन लॉक नहीं खोलेगा उसके साथ का दरवाजा नहीं खोलेगा। वो थक आकर बैठ गई थी। जामिन खामोशी से कोई नंबर मिला था। हेलो, मेरे अम्मा अब्बा को बता देना कि हाला की रुखसती हो गई है। इस वक्त वो अपने मियाँ के साथ अपने घर जा रही है, वहां से डायरेक्ट उसके बेडरूम। जामिन की बात सुनकर उसके हाथ पाँव ठंडे हो रहे थे। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मुझसे पहले तो प्योर शादीशुदा कहलाए। इवन एवं तो आज का ड्रेस नहीं भिजवाया था, दुल्हन बनाकर ही उसे अपने रूम में लेकर जाना था। सामन तो आज उसे शौक्स पर शौक्स देने पर तुला हुआ था। उसने किन अखियों से हालांकि हैरान चेहरे को देखा। चल अब बाकी सबको तुम संभाल लेना, कहते साथ ही उसने फोन बंद करके एक नजर हालांकि गुस्सीले चेहरे पर डाली, फिर हाथ बढ़ाकर उसका झूमर ठीक किया, जो उसे घर में जबरदस्ती बिठाने के चक्कर में अपनी जगह से हट गया था। हाला ने गुस्से से
उसका हाथ झटका। ध्यान से गाड़ी चलाएं, जिस गोल्डन नाइट के चक्कर में ये सारी प्लानिंग की है ना, एक्सीडेंट करवाकर कहीं उसे महरूम ना हो जाए। हाँ हाँ हाँ। उसकी जली कटी बात ने जामिन को कहका लगाने पर मजबूर किया। किसी भूल में मत रहेगा, मैं इतनी आसानी से आपको आपके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। उसने गुस्से से जामिन को घूरा। हाँ, दुश्मनी का खुल्लम खुल्ला ऐलान। जामिन उसके लहजे से महसूस हुआ। घर आते ही गाड़ी अंदर ले जाकर उसने हालांकि सड़क का दरवाजा खुला और एक मरतबा फिर आज उसे कोई भी मौका दिए बगैर उसे बाजू में उठा लिया। जामिन छोड़े, मैं चली जाऊंगी। वो उसके सीने में मुक्का मारते हुए बुचलाई थी। जामिन ने झुककर उसके गुस्से से लाल होती प्यारी सी नाक की टिप पर किस किया था और बस यहीं उसकी बोलती बंद हो गई। कमरे में लाकर उसे बैग पर लटाते जामिन ने पलट कर कमरे के दरवाजे को लॉक किया। हालांकि तो हालत गैर हो रही थी। उसके सामने दो नोज बेड के पास बैठा उसकी गोद में सर रख दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मैंने आप पे हाथ अपनी मोहब्बत की इंतहा में उठाया था। मेरे लिए ये तस्वर ही इतना जानलेवा था कि कोई आपका दावेदार बनकर मेरे सामने आए। और वो कहती है ना कि मोहब्बत आंधी होती है। आपको पता है इश्क इंसान को आंधा कर देता है और आपसे मैंने इश्क किया है। फिर भी मैं सबके लिए माफी मांगता हूँ। जितना मारना है मुझे मारे, मगर मुझसे ये दूरी वाली बात मत करे। मैंने ये दिन बहुत ही तकलीफ में गुजारे हैं। प्लीज हाला। जामिन अभी बात कर ही रहा था कि एक आंसू का कतरा उसके बालों पर गिरा। चकदम उसने चेहरा उठाया तो दूसरी तरफ बरसात शुरू हो चुकी थी। हाला मेरी जान। वह बेहतर उसके पास पैर पर बैठा था। उसे अपने बाहों में भी लेना चाहता कि उसने रोते हुए गुस्से से उसके हाथ झटके। मत हाथ लगाए मुझे, वो रोते हुए बोली थी। उसामा ने जबरदस्ती से खींच के अपने बाजू में बीचा और उसके बालों पर माथे पर बोसा दिया। इतनी तकलीफ उसके थप्पड़ से नहीं हुई थी जितनी आपकी बेइतबारी ने दी थी। उसके सीने पर सर रखे वो रोते हुए शिकवा करती। वेरी सॉरी, मुझे लगा मैं तपती धूप में खड़ी हो गई हूँ। आप तो मेरी छाँव है ना। मेरा सबसे कीमती रिश्ता आप ऐसे करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। रो रो कर वह दिल की बड़ास निकाल थी और जामिन के लिए उसे समेटना मुश्किल हो रहा था। आइंदा ऐसा नहीं होगा। जामिन के लफ्जों पर वो यकीन ले आए थे। फिर यकदम कुछ याद आने पर पीछे हुई। जामिन ने हैरत से उसे देखा। आपने उस रात जमान के साथ ड्रिल से क्या किया था? हाला प्लीज डोंट टॉक अबाउट एनी वन एल्स। जामिन ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। प्लीज बताएं ना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। उसने जामिन को धमकी दी। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अदरवाइज हम अपने मिशन और प्रोफेशनल लाइफ से मतलब बातें अपने घर वालों को भी नहीं बताते। वो मिशन पर्सनल भी है और इससे बदला आपने अपने पर्सनल कंसर्न की वजह से लिया है। पर्सनल कंसर्न की वजह से लिया है। हाँ ये सही है। जब मैंने आपका चेहरा देखा तो आई कांट टेल यू कि मुझ पर क्या क़यामत टूटे थे। लिहाजा मैंने इन हाथों से इतने सुराख किए कि वो हाथ आइंदा उठने के काबिल नहीं रहेंगे। उफ जामन, आप कितने खौफनाक है ना। वो हैरत से फटी आंखों से उसकी बात सुनते उससे पीछे सिरके थे। मैं उससे भी ज्यादा दहशतनाक हो जाऊंगा अगर अब आप मुझसे दूर हुए, इसलिए नहीं बता रहा। उसने हाला को धमकी दी। उसके तो मुझ पर उठने वाले हाथों के साथ तो यह सलूक किया। आपने जो मुझ पर हाथ उठाया था उसका क्या? हाला ने जताया था और जामिन ने उसके आगे अपना वही हाथ फैलाया। आपकी मर्जी, जो सलूक करना चाहे करें, मैं उफ तक नहीं करूंगा। अपनी इस जानलेवा मुस्कुराहट से उसने हाला को देखा। हाला की नजर उसकी आंखों में जंगा जहां पर हर तरफ बस वही थे। उसने धीरे से उसके हाथ को थामकर उस पर लब रखे, फिर अपने गाल से मिस करते हुए बोली, ये हाथ तो मेरे नजाहत जिंदा है। जामन ने मुस्कुराते हुए अपने साथ लगाया और फिर उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने लगा।